की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह जो है वो जो ये लाइव शो देख रहे हैं वो हमें गुड मॉर्निंग का मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ अच्छा मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपका लाइव जो है मैसेज जो है वो मैं प्रोग्राम में भी जो है वो शामिल करूँगी आपके नाम से। और इसी के साथ क्योंकि आपको पता है मेरी 5 डेज़ इन अ वीक आपसे मुलाकात होती है और इन 5 दिनों में हम हर दिन कुछ डिफरेंट न्यूज़, कुछ नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करते हैं, जिनमें ख़वातीन के हवाले से भी बात होती है, बच्चों के हवाले से भी बात होती है, रेसिपीज़ भी होती हैं। साथ ही हम जो है वो हेल्थ के हवाले से भी जो है वो आपको टिप्स देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मॉर्निंग शो का हिस्सा हैं, क्योंकि ये एक न्यूज़ मॉर्निंग शो है और इसको हम इसीलिए स्टार्ट जो करते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से करते हैं कि नेशनल लेवल पे पाकिस्तान के मामलात और हालात जो है वो इस वक्त किस तरह के जा रहे हैं। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो ये प्रोग्राम देखते हैं, शौक से देखते हैं। उनको ये बड़ी मतलब ज़ाहिरी बात है कि वो सोचते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो क्या सिचुएशन है, कौन सी चीज़ें जो है वो स्मूथ जा रही हैं, कौन से मामला जो है वो ठीक नहीं जा रहे। इसीलिए हमने मॉर्निंग में ये इंतज़ाम किया है कि हम आपके साथ जो है ये खबरें शेयर करेंगे। और इन खबरों को शेयर करने के लिए जनाब हमारी कोशिश ये होती है कि हम प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो अपडेट रखें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से। आज की कुछ अहम बातें जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी, उसके बाद जो है वो हम हेडलाइंस की तरफ ये जो है वो बढ़ेंगे। और वो ये हैं कि कई होटल जो है वो ख़ास तौर पर लाहौर में कई होटल जो है वो खोल लिए गए चुप करके, जो सोसाइटी के अंदर जो है वो होटल्स थे, और वहाँ पर लोगों को जो है वो बैनर लगा के बुलाया गया कि जी आएँ और यहाँ आके बैठ के खाना खाएं। लेकिन एक निजी टीवी चैनल की खबर के बाद चलने के बाद जो है वो उस पर सख्त एक्शन जो है वो सामने आया। और वहाँ जो दर्जनों अफराद का एक इकट्ठे हो गया था, जो जोड़ हो गया था, जो वहाँ रश लग गया था, उसको जो है वो फिर पुलिस ने आके जो है वो साइड पे करवाया। अब देखिए, जब गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज़ आप लोगों को कह दी गई है कि आपके जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सितंबर में जो है वो ऑन करने का जो है वो फैसला किया गया है, तो उससे पहले फिर ये चीज़ें ऑन करके और लोगों को वहाँ जमा करके और फिर पुलिस का आना और फिर उनको जो है वो मुंतशिर करना, ये सब चीज़ें जो है वो तकलीफ़ें होती हैं, मज़ीद तकलीफ़ें होती हैं। तो ऐसे काम जो है वो नहीं करने चाहिए। फिर जनाब अभी आपको जो है वो अहम खबर देने वाली ये है कि कल मैंने आपको टैक्स की खबर दी थी कि कूड़ा जो करकट है वो घरों के बाहर जो आप लोग इकट्ठा कर देते हैं, और जो अंदरूनी शहर के जो इलाके हैं वहाँ पे स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो कूड़ा करकट उठाने वालों को जो है वो अब पैसे लग गए हैं इसके, और इसके पैसे भी जो है वो पे करने पड़ेंगे हर सारिफ को। जो लोग वहाँ के जो है वो रिहायशी हैं, जिस इलाके में भी जो है वो सफाई के इंतजाम होंगे, ये पंजाब हुकूमत की तरफ से कल जो है फैसला किया गया। और आज ये फैसला सामने आया है जनाब के पानी के मीटर तमाम सार्फिन के लिए लाजमी करने का फैसला सामने आ गया है। 7,11,000 मीटरों के लिए पेशकश तलब कर ली गई है और मंसूबे के तहत 2 साल में तमाम वाटर कनेक्शंस को मीटर के तहत चलाया जाएगा। मंसूबा प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। अब पानी का बिल जो 3 महीने बाद आता था, हो सकता है कि जो है वो बिल अब इसका जो है वो मीटर लग जाएगा, तो उसके हिसाब से जो है वो देखना है कि कब जो है वो इसका बिल जो है वो आना शुरू होता है। इसके अलावा जनाब ख़ास तौर पर बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम चल रही थी लाहौर की, जो है वो मामला चल रहे थे कुछ लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट में, डेथ सर्टिफिकेट में और तलाक सर्टिफिकेट के अंदराज का जो तरीक़ेकार था उस पर जो है वो प्रॉब्लम थी, तो उसका अंदराज का तरीक़ेकार भी जो है वो चेंज किया गया है। और बर्थ सर्टिफिकेट का नॉर्मल अंदराज 60 रोज़ से बढ़ाकर 90 रोज़ में किया जाएगा। लेट अंदराज 91 यौम तक 7 साल तक हो सकेगा। तो ये छोटी छोटी खबरें थी जो मैंने आपके साथ जो शेयर की कि इस वक्त जो है वो पंजाब में ख़ास तौर पर लाहौर में जो है वो क्या सिचुएशन है। और इस हवाले से जो है वो बहुत सी जगहों पे मुजाहरे भी हो रहे हैं, ताजरों के हवाले से भी जो है वो मुजाहरे जो है वो सामने आ रहे हैं। ताजर बरादरी भी जो है वो मुजाहरे करने के लिए जो है वो इस्लामाबाद भी पहुंच गए हैं, और लाहौर में भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हो रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि मईशत पाकिस्तान की जो है वो इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, जिसकी वजह से जो है वो इस वक्त में हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें आगे अपने कारोबार को, अपनी चीज़ों को किस तरह से जो है वो आगे लेके जाना है और किस तरह सारे मामला जो है वो तय करने हैं। तो इस हवाले से इमरान खान जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान सामने आया। कल उन्होंने धुआंधार खिताब किया और फिर कहा कि मुस्तकबिल का सोचने वाले ही तरक्की करते हैं। आज हमारी बड़ी अपडेट और इस्लाम से आज़ाद हो जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जो कौमें मुस्तकबिल का सोचती हैं वो तरक्की करती हैं, मुश्किल फ़ैसले करना पड़ते हैं और कानून की बालादस्ती और तालीम पर जोर देने वाली कौमें ही आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। और बड़े फ़ैसले ही बड़ी कौमें बनाते हैं। इंसाफ हो तो कौमें जुल्म से आज़ाद हो जाती हैं। वज़ीर आज़म का चल्लास में अवामी इज्तिमा से खिताब
उन्होंने भरपूर तरीके से इस चीज़ की हिमायत की कि तालीमी याफ्ता कौमें ही मुख्तलिफ किस्म के बड़े डिसीजंस लेने के काबिल होती हैं। आम बंदा या एक जो है वो तालीमी याफ्ता शख्स नहीं है, उसके पास इतनी तालीम नहीं है, तो वो बड़े डिसीजन कैसे लेगा? उसमें आपको कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपकी तालीम देती है। आप जितने तालीमी याफ्ता होंगे आप उतने कॉन्फिडेंट होंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपकी तालीम की वजह से ही आता है। इसीलिए हमें चाहिए, इस वक्त में चाहिए कि जो शख्स भी, जो बच्चा भी, जो यंगस्टर भी पढ़ना चाहते हैं प्लीज आप पढ़ें। इंडिपेंडेंटली अपने आप को जो है वो खुद इस काबिल करें कि आप माशरे में सर्वाइव करने के काबिल हों। तो वजीर आजम का भी यही एक ख्वाब है और वो कहते हैं कि मुस्तकबिल का सोचने वाले ही तरक्की करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। और इसके अलावा जनाब दियामर भाषा डैम के हवाले से जो है वो बात कर लें कि दियामर भाषा डैम जो है वो तामीरात का आगाज़ तारीखी इकदाम है। आसिम सलीम बाजवा साहब का ये बयान सामने आया है और वो कहते हैं कि इस मंसूबे से जो है 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। जाहिर है कि ये डैम स्टार्ट होगा तो उसके बाद जो है वही 16,000 नौकरियां जो पैदा होंगी ये लोगों को जो वहाँ लगाया जाएगा। तो इस वक्त में ज़रूरत भी है नौकरियों की, जो लोग बेरोज़गार बैठे हैं घर में। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने दियामर भाषा डैम पर तामीरात के आगाज़ का तारीखी इक़दाम करार दे दिया है। बताया है कि मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी और 6.4 मिलियन एकड़ फिट पानी के ज़ख़ीरे से 12 लाख एकड़ ज़रई इलाका सैराब होगा। 4,500 मेगावाट माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इस तरह के डैम ये तो बहुत पहले बन जाने चाहिए थे डैम, इनको बनने में जो है वो बहुत देर लगी, लेकिन अब इनका काम जो है वो शुरू किया जा रहा है और ये एक जो है वो तारीखी इकदाम है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इकदाम है जिससे हमें नौकरियां भी जो है प्रोवाइड होंगी और साथ ही साथ जो है वो इतने 12 लाख एकड़ ज़रई इलाका भी जो है उससे सैराब होगा। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके साथ जनाब गैस के हवाले से ज़रा बात कर लें कि गैस की कीमतों को मामलात और हालात और वाक़यात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। तो गैस में कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। जी हाँ, अभी कोई गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। ओगरा ने गैस कीमत में 6% तक कमी कर दी है। जी बिल्कुल, ये कमी हो गई है और इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है। गैस कंपनियों की नरखों में इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। ओगरा ने गैस कीमत में 6% तक कमी कर दी है। सुई नार्दन के लिए कीमत में 40 रुपये 94 पैसे फ़ी MME TU कमी की हुई है और सुई जो सरदन की कीमत है वो 45 रुपये 28 पैसे इसमें जो है वो कमी हो गई है। तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी कमी जो है वो ये सुई नार्दन वालों ने, गैस कंपनियों वालों ने जो है वो नरखों में इजाफे की जो है वो दरख्वास्त दी थी और ये कहा था कि जी इसके नर्ख जो है वो बढ़ाए जाएं, गैस को जो है वो इसको बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसे मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि और इसमें कमी जो है वो हो गई है। तो ये एक अच्छी बात है जो कि पाकिस्तान के मामलात और हालात में इस टाइम की सिचुएशन में हमारे लिए जो है वो बहुत पावरफुल साबित हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि गैस की आगे जो कीमतें हैं वो कंपनियों के नरखों में जो बढ़ाने की दरख्वास्त दी थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। ये तो हो गई जनाब गैस के हवाले से जो है वो बात। अब थोड़ी सी हम इंटरटेनमेंट के हवाले से आपको जो है वो न्यूज़ देते हैं। इंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है? जी हाँ, इंटरटेनमेंट में हम लॉलीवुड की या बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे, हम हॉलीवुड की बात कर रहे हैं। तो हॉलीवुड में जनाब गोरीले को ख़ानदान ढूंढने में मुश्किलात का सामना, ये एक ऐसी नई फिल्म है जिसका नाम है डिज्नी फिल्म्स की दी वन एंड ओनली एवॉन का पहला ट्रेलर जो है वो जारी कर दिया गया है और गोरीले को इसमें दिखाया ये गया है कि गोरीला है और उसको अपना ख़ानदान ढूंढने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसकी मदद करने के लिए जी सब लोग जो है वो तैयार होते हैं। डिज्नी फिल्म की दी वन एंड ओनली एवॉन का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है और 14 अगस्त को फिल्म दुनिया भर में पेश की जाएगी। कुछ झलकियाँ आपको हम भी दिखाते हैं कि जनाब गोरीले को ख़ानदान ढूंढने में मुश्किलात का जो सामना हुआ उसमें उसकी मदद किस किस ने की। अच्छा, डिज्नी फिल्म्स हमेशा से बच्चों में जो है वो बड़ी पसंद की जाती हैं और ये बच्चों की बड़ी फेवरेट जो है वो चीज़ें होती हैं और इसमें जो है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस दिखाई जाती हैं। तो ये गोरीला जो है वो जो अपने ख़ानदान को ढूंढता है उससे और भी जो है वो उसकी जो गोरीले मदद करते हैं और किस तरह मदद करते हैं ये ट्रेलर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो ये अगस्त में इसको पेश किया जाएगा। 14 अगस्त को जो है उसको रिलीज़ किया जा रहा है दुनिया भर में। तो अच्छी बात है, जिन्हें बच्चों के लिए बहुत टाइम बाद जो है वो एक एंटरटेनमेंट जो है वो आएगी और ये एंटरटेनमेंट जो है वो अच्छी एंटरटेनमेंट है। मैं खुद डिज्नी फिल्म्स जो है वो बड़े शौक से देखती हूँ और बच्चों के साथ मिलकर देखना तो वो और भी जो है वो मज़ेदार जो है वो काम होता है। तो ये 14 अगस्त को रिलीज़ होगी और फिर देखेंगे कि ये फ़िल्म जो है वो इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो मौजूद हैं और ये गोरीला जो है वो कितनी जो है वो टेंशन से और किन किन हालात से गुजरते हुए अपनी ख़ानदान तक जो है वो पहुंचता है, ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। लेकिन तब अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया ना, ट्रेलर में तो यही दिखाया है कि ये किस तरह से जो है वो गोरीला जो है परेशानी में है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, फिर ये कुछ जो है वो
बच्चों के लिए जो है वो सेटअप भी लगा हुआ है इसमें काफ़ी, जो आप क्या कह लें इसको, जादुई सेटअप जिस तरह का जो है मैजिशियंस वगैरह उसमें, और फिर ये ढूंढ रहा है और ये चीज़ें बड़े अच्छी फिल्म है और इसको बच्चे जो है वो इन्जॉय करेंगे। तो ये तो हो गई जनाब आज की हमारी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के क्या हो रहा है दुनिया भर में और क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो आपको जो है वो हमने अपडेट रखना होता है और आज की यही अपडेट जो है वो हमारे पास आपके लिए जो है वो मौजूद थी। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग न्यूज़ बाकी हैं, जाहिर है कि इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया भर में अजीब व गरीब वाक़यात क्या हो रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा ही अजीब सी एक न्यूज़ जो है वो से स्टार्ट करना चाह रही हूँ कि कुछ लोग ना बड़े शौकीन होते हैं, उनको शौक़ होता है। कुछ लोगों को जो है वो पेट्स पालने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को कलर्स का शौक़ होता है, कुछ लोगों को मुख्तलिफ गाड़ियों का शौक़ होता है, कुछ लोग जो है फ़ोटोग्राफ़र होते हैं उनको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ होता है, कैमरास का शौक़ होता है और वो कैमरास की जो है वो आँख से वो चीज़ें कैप्चर कर लेते हैं जो आम आँख जो है वो नहीं देख पाती। तो भारत में रिहाइश पजीर एक माहिर फोटोग्राफर को अक्सबंदी का जुनून की हद तक जो है वो शौक, और उन्होंने 3 मंजिला मकान भी एन कैमरे की तरह ही बनवा लिया है। अपना जो 3 मंजिला मकान है वो भी कैमरे की तर्ज का बनवाया है और अपने 3 बेटों के नाम भी मशहूर कैमरा ब्रांड पर जो है वो कैनन, निकॉन और एप्सन पर रख लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनके घर का जो है वो क्या खूबसूरत मंजर है कि वहाँ पे बाहर जो है वो, और ये इतने जो है वो दिलदादा, इनके 3 बेटे हैं जिनका नाम है कैनन, निकॉन और एप्सन, और ये आपको पता है कि बड़े ब्रांड्स हैं कैमरास के, और इनका घर भी जो है वो कैमरे की तर्ज पे जो है वो बना हुआ है। महाराष्ट्र के मशहूर शहर बेलगाम के रिहायशी रवि होंगल मशहूर फोटोग्राफर हैं। उन्होंने अक्सबंदी के अपने जुनून को दुनिया के सामने जाहिर करने के लिए सबसे पहले अपने 3 मंजिला कीमती घर को एक पुराने कैमरे की तर्ज पर बनाया है जिस पर खतीर रकम खर्च की गई है। इस घर की खिड़कियों की शक्ल लेंस की तरह है जबकि सामने की तरफ जो दिखाया गया है वो कैमरे की तरह है। इस घर की खिड़कियों की में जो लेंस की तरह जो शक्लें जो है वो दिखाई गई हैं उसमें कार्ड नुमा तामीर भी की गई है और मकान के एन सामने वाले हिस्से पे फिल्म रोल की शक्ल का एक खूबसूरत डिज़ाइन भी बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि फिल्म रोल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो आ रहा है, उस पर मकान के एन ऊपर जो है अंग्रेजी में लफ्ज़ क्लिक जो है वो भी लिखा है। और रवि ने अपने स्टूडियो का नाम अपनी बीवी रानी के नाम पर रखा है। इसके बाद अपने तीनों बेटों के नाम भी जो है वो मशहूर कैमरा ब्रांड्स पे रखे हैं और सड़क से गुजरने वाले अफराद जो इसको ताबीर करते हैं इनके घर देखते हैं जो भूरे रंग का एक दिलफरेब मकान है। इसकी शक्ल एन एक पुराने कैमरे जैसी है और इसकी डिज़ाइनिंग भी माहिर इंजीनियर ने अपनी अहम किरदार इसमें जो है वो अदा किया। इस तरह के घर इतनी आसानी से नहीं बन जाते, ये पूरी जो है वो सोच होती है। आप इस तस्वीर में जो है वो देख सकते हैं कि इनके तीनों जो ये बेटे हैं ये भी तीनों कैमरा ब्रांड हैं, इनके नेम भी। और ये जो घर है उसके साथ वाला घर देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, और इस घर का स्ट्रक्चर देखें कि इसमें जो है वो लेंस भी है, इसमें रील भी है, इसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लेंसेज से जो है वो घर को पूरा डेकोरेट किया। ये शौक है। जब इंसान का शौक जो है वो जुनून की हद तक पहुंच जाता है ना तो फिर वो अपने शौक की तकमील के लिए जो है ना वो इस तरह की क्रिएटिविटी जो है वो करता है। और कभी कभी इस तरह की क्रिएटिविटी देखने वालों को बहुत इम्प्रेस करती है और बड़ी अच्छी बात है कि अपने शौक को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर आपके पास इतने सोर्सेज हैं कि आप जो है वो अपने शौक के हवाले से जो है वो इस हद तक जो है वो लोगों को दिखा सकते हैं कि आप अपने शौक की तकमील के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन गलत रास्ता इख्तियार ना करें। शौक कहते हैं कि शौक का कोई मुल नहीं, लेकिन ना वो मुझे ये देखकर जो है वो अंदाज़ा हो रहा है, तो अच्छी बात है जी। और इनके बेटों के नाम भी जो है वो ब्रांड कैमरास पर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शौक की बात देखें कि बच्चों के नाम भी जो है उस पर रख लिए। अच्छा जनाब, आपको एक बड़ी, आपने कभी बारिश के हवाले से तो आपने बहुत सी खबरें जो है वो सुनी होंगी। बरसात होती है, रिमझिम होती है, टिप टिप होती है, लेकिन आपने कभी तैयारे के अंदर बरसात की खबर सुनी है कि वहाँ बरसात हो रही हो और लोगों ने छतरियाँ निकाल ली हो? नहीं सुनी ना। मैं आपको ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो देने जा रही हूँ और ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि तैयारे के अंदर बरसात हुई है, मुसाफिरों ने छतरियाँ निकाल ली। ये कैसे हुआ? मास्को रूस में तैयारे के अंदर बिन बादल बरसात ने मुसाफिरों को छतरियां निकालने पे मजबूर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी एयरलाइन के तैयारे में दौरान परवाज छत से पानी टपकने पर कुछ मुसाफिरों ने मीडिया जो है वो छतरियां निकाल ली जबकि कुछ मुसाफिर इस पानी में भीगते रहे। अब कितना प्यारा जहाज़ है कि लीक होना शुरू हो गया जी। उसका जो छतरी जो है वो इस तरह की थी। मुसाफिरों की छतरी पकड़े वीडियो वायरल होते ही एयरलाइन हुकाम ने वाकई की तहकीकात करने की यकीन दहानी कराई है। सोशल मीडिया पर अब तक हजारों अफराद ये वीडियो देख चुके हैं और ये दिलचस्प तबसरे करने में मसरूफ हैं कि एक सारिफ का कहना था कि गर्मी से सताए लोग रूसी तैयारे में सफ़र करके बारिश का लुत्फ उठाएं। इसलिए जनाब वहाँ पे अब जैसे अक्सर जो है वो छत टपकती है और उसमें से बारिश होनी शुरू हो जाती है, यही तैयारे का हाल हुआ।
और ये क्या मुसाफिरों को पहले से ही पता था, ये छतरियाँ लेके जो है वो साथ जा रहे थे? हो सकता है कि वहाँ का मौसम इस तरह का उस टाइम हो कि जो है वो सबने जो है वो अम्ब्रेलास जो है वो साथ रखी हों। और आप ये देख सकते हैं ये वीडियो इतनी वायरल हुई है, इतने लोगों ने जो है वो इसको जो है वो देखा है। हम इसकी फुटेज जो है वो यहाँ पे ऑन कर रहे हैं। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है सोशल मीडिया के हवाले से, लोगों के हवाले से, कि यार तैयारे में कैसे बारिश हो सकती है, तैयारे में कैसे बरसात हो सकती है। तो हो सकती है, आप चेक कीजिए कि अक्सर औकात जो है वो तैयारे की छत भी अगर लीक हो और ऊपर से बारिश हो रही हो तो फिर आप बारिश का मज़ा भी जो है वो एग्जैक्ट जो है ले सकते हैं। तो जनाब आपको ये भी बताते हैं कि डॉल्फिन के हवाले से जो बात करते हैं, जो लोग फिशेस को पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे डॉल्फिन को, डॉल्फिन एक बहुत प्यारी जो है वो फ़िश है। और कहते हैं कि 16 फीट लंबी और शिकार करने वाली ख़तरनाक डॉल्फिन भी है। जी हाँ, ये किस तरह से है? विस्कोनस डॉल्फिन एक मासूम सा आबी जानवर है, इसको मासूम भी कहा जाता है। और लेकिन आज से 2.5 करोड़ साल पहले इस डॉल्फिन का कम से कम एक इर्तिकाई रिश्तेदार जिसामत में मौजूद डॉल्फिन से कहीं बड़ा था, बल्कि वो कदीम पानियों का खतरनाक शिकारी भी था। यानी कि इनकी फैमिली से, वो कहते हैं ना हर बंदे की अपनी फैमिली होती है, फैमिली में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ खतरनाक भी होते हैं। तो डॉल्फिन की फैमिली में भी 1 करोड़ साल पहले बड़ा खतरनाक किस्म का जो है वो जिसामत का रखने वाला और शक्ल का जो है वो एक जानवर एक जो है वो था। और रिपोर्ट के मुताबिक ये डॉल्फिन, जिसका साइंसी नाम जो है इनक्लो है, 15.7 फीट लंबी है। और अगरचा इसका जो अगर मुकम्मल रिकॉर्ड करें तो 1990 में मौजूदा साउथ कैरोलिना से बरामद हो चुका है ये। और हालिया चंद बरसों की तहकीक के दौरान मालूम हुआ कि इसके खतोखाल आज की डॉल्फिन से मुशाबत रखते हैं। यानी ये उस टाइम का, आज से करोड़ों साल पहले का डॉल्फिन के ख़ानदान का ये स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ से जो है वो बरामद हुआ है। और अलावा जी हड्डियों की बनावट, जबड़े की साख, दांतों की तरतीब और साख से पता चला है कि ये मादूम किस्म की इंतहाई ख़तरनाक शिकारी थी। और रिसर्च जर्नल करंट बायोलॉजी के ताज़ा शुमारे में ऑनलाइन होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का ख्याल है कि ये का वहेल और डॉल्फिन का इर्तिका एक दूसरे के साथ एक जैसे अंदाज से हुआ था। अब इतनी अरसे बाद कोई जो है वो ख़ानदान की एक चीज़ जो है वो निकल आए और डॉल्फिन के फैमिली का जो है वो एक अजीब सा स्ट्रक्चर जो है वो निकल आए, तो उस पर ज़ाहिरी बात है कि बंदे को हैरत तो होती है कि इतने करोड़ साल पुराना जो है वो स्ट्रक्चर निकल आया। और इसको तशबीह ये दी जा रही है कि ये डॉल्फिन की फैमिली से ही है और ये आज से करोड़ों साल पहले जो है वो पाया जाता था। इसका जबड़ा, इसकी जिसामत, इसके सारे तरीक़ेकार जो है वो इसी तरह का जो है वो बना होता था। और इसको जो है व्हेल और डॉल्फिन के इर्तिका और एक दूसरे के जैसा अंदाज भी जो है वो कहा जाता है। ये जो है वो डॉल्फिन का जो है वो दिखा रहे हैं, इसमें आप इसकी जो फुटेज भी जो है वो देख सकते हैं। और इसमें जो हड्डियों की बनावट है, जो इसका जबड़ा है, ये सारी चीज़ें जो है वो डॉल्फिन से मिलती हैं। लेकिन डॉल्फिन ज़रा और उसका प्यारा सा मुंह होता है ना, आगे से थोड़ा सा पतला सा। ये पुराने ज़माने का डॉल्फिन है उनकी फैमिली का, तो ये ज़रा ख़तरनाक किस्म की है। तो इस वजह से जो है वो ये एक अजीबो गरीब चीज़ जो है वो दरियाफ्त हुई है, जिसके बारे में जो है वो हमने आपको अपडेट किया है। इसके अलावा जनाब आपको बताऊँ, फ्रूट लेने हम घर से बाहर जाते हैं, कभी किसी को कह देते हैं, कोई हमारे जो है वो फ्रूट जो है वो घर पहुंचा जाता है। लेकिन कभी आपने जानवरों से फ्रूट मंगवाए हैं या जानवरों से मार्केट से कोई चीज़ मंगवाई है कि जानवर को आप ये कहें कि फ़िलहाल जगह से? ऐसा बाहर के ममालिक में होता है। और बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी हैं कि जिसमें जो है वो लोगों ने जो है वो डॉग्स पाले हुए हैं और वो उनको बताते हैं और वो वहाँ से जो है वो चीज़ ला के दे भी देते हैं। 8 साल कुत्ता फल समेत दीगर अशिया मार्केट से लेकर लोगों के घरों तक पहुँचाएगा। एक नई खबर जो है वो सामने आ गई है। कोलंबो की ये खबर है। दुनिया भर में जानवरों के हवाले से कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं कि जो नाकाबिले यकीन होती हैं, लेकिन जिन पे फौरी तौर पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही खबर श्रीलंका से आई है, जहां पर एक कुत्ता टोकरी में फल, सब्जियां और दीगर ज़रूरी अशिया मार्केट से लेकर लोगों के घरों तक पहुंचाता है। जी हां, ये काम ये सरंजाम देता है। और तफसीलात के मुताबिक आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से तमाम तर मार्केटिंग और सुपर मार्केट्स भी बंद हैं, जबकि लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए घरों से बाहर निकलने से भी गुरेज कर रहे हैं और ज़रूरी अशिया ऑनलाइन ही मंगवा रहे हैं। तो अब ये जो कोलंबो की एक सुपर मार्केट है, इसके सार्फिन तक ज़रूरी अशिया पहुँचाने के लिए जनाब खबर रसा इदारे के मुताबिक 8 साल कुत्ता एरोस एक टोकरी में फल, सब्जियां और दीगर ज़रूरी अशिया सुपरमार्केट से लेकर लोगों के घरों तक पहुंचाता है। उसकी ट्रेनिंग चेक करें कि किस तरह वो चीज़ें जब वो मार्केट से लेता है, उसको दी जाती हैं और फिर उसको किस तरह घर तक जो वो पहुंचाया जाता होगा। एक पूरा प्रोसेस है। और ये कुत्ते की मालकन का कहना है कि एरोस समाजी फासला बरकरार रखने में हमारी मदद करता है और इससे लोग भी बेहद खुश होते हैं। कुत्ता इनके घर पर ज़रूरी अशिया लेकर आता है।
क्या बात है, कोरोना वायरस ना फैलने का खतरा ना टेंशन। और ये जो पाकिस्तान में एक वावेला मचा होता है कि ये जो होम डिलीवरी मंगवा रहे हैं ये कोरोना वायरस के फैलाव का बाइस बन रहे हैं। बहुत से अखबार जो है वो इस चीज़ को जो है वो उठाते रहते हैं, मीडिया चैनल्स भी। लेकिन इस तरह के डॉग्स अगर रख लिए जाएँ तो मेरा ख्याल है वो मार्केट से तमाम चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके आपके घर जो है वो पहुँचा सकते हैं। श्रीलंका में तो ये काम शुरू हो गया है, अब देखें कि और जगहों पर जो है वो ये किस तरीके से जो है वो ये काम जो है वो शुरू होता है। तो जनाब ये सारिफ ये जो डॉग है, ये देखें ज़रा, ये डॉग जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से इसने बास्केट में जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो पकड़ी हुई हैं। जो भी जो है उनको कहा जाता है, इनकी मालकन को फ़ोन आता है और फिर ये साहब जो है, ये जो डॉग साहब हैं, ये जो है वो लेकर जो है वो लोगों के घरों तक जो है वो जाते हैं। तो ये जो जानवर होते हैं ना, कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि जो इसको बहुत ज़्यादा वफादार कहा जाता है और लोग इसे बड़े शौक से पालते हैं। बाहर के ममालिक में क्योंकि लोग जो है वो अकेले रहते हैं, एक दूसरे की उनको जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होता, मिलने जुलने का रुझान नहीं है, तो इस तरह वो जानवर पाल के, बिल्लियाँ पाल के, डॉग्स पाल के जो है वो अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इनको ट्रेन करते हैं कि ये इस तरह से काम करें। तो ये जो डॉग है ये चीज़ें लेकर लोगों के घरों तक जाता है। तो इससे अगर हम श्रीलंका में होते तो हम ज़रूर इसको जो है वो ऑर्डर करते और ये लेकर आता, लेकिन अभी हम इसको ऑर्डर नहीं कर सकते। जो श्रीलंकन्स हैं वो इनको ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको जो चीज़ आपको चाहिए होगी पहुंचा देंगे। अच्छा जनाब जी, एक और ख़बर बड़ी अहम है, जानवरों की बात हो रही है तो बंदरों के हवाले से जो है वो एक बात बड़ी मशहूर है कि बंदर जो भी एक्टिविटी करते हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो कम से कम जो है वो लोगों के साथ जो है वो मुंसलिक की जाती है, इंसानों के साथ मुंसलिक की जाती है कि इंसान जो है वो इस तरह के जो है वो होते हैं। अब 30 साल से बंदरों की तरह चलने वाला एक शख्स जो है उसकी वीडियो वायरल हुई है और वो शख्स जो है वो बंदरों की तरह चलता है। अब ये किस तरह चलता है, जो रिपोर्ट मुझ तक पहुंची है मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लेती हूँ कि बीजिंग से ये खबर हमारे पास आई है कि दुनिया भर में कुछ ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं जो इतनी मतलब उन पर यकीन करना, जैसे कि डॉग के हवाले से, जानवरों के हवाले से, फिर इंसान जो है वो जानवरों की तरह शुरू कर दे चलना, तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। 30 साल हो गए हैं इस शख्स को कि ये बंदरों की तरह जो है वो रिएक्ट करता है, चलता है। ये तस्वीर आप जो है वो इसकी स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं कि जिस तरह से बंदर जो है वो रिएक्ट करते हैं उसी तरह ये शख्स रिएक्ट करता है। और तफसीलात के मुताबिक हर गुजरते दिन के साथ जो है वो नई जदीद टेक्नोलॉजी से जहां हम आहंग हो रहे हैं वहीं लोग जो है वो जदीद तरीक़ों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर आप अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद भी इस दौर में जानवरों के अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हुए देखें तो बड़ा अजीब सा, बड़ा डिफरेंट सा लगता है। तो ये रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एक 50 साल शख्स गुज़िश्ता 30 साल से अपने हाथों और दोनों पाँवों पर बंदरों की तरह चलता है और दरख्तों पर भी चढ़ जाता है। और चीन जो है वो फिटनेस का ये बहुत शौक रखता है। चीन के सूबा शनाश्री से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मुख्तलिफ अंदाज के सबब आवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा है। ये शख्स मुल्क में फ़िटनेस के दिलदादा मुख्तलिफ अफराद की जॉगिंग या वर्जिश के ताइची करने की बजाय हिकॉन्ग एक बंदर की तरह चलते हैं और इन्हीं की तरह दरख्तों पर चढ़ भी जाते हैं। वो ऐसा 3 दहाइयों से कर रहे हैं जबकि वो चिड़ियाघर में एक बंदर से मुतासिर हुए और वो दावा करते हैं कि इसके बाद इनकी सेहत बेहतरीन है। कमाल हो गया, मतलब मेंटालिटी जो है वो लोगों की जो है वो चेक कीजिए कि किस तरह से जो है वो मामला और हालात जो है वो होते हैं। और ये पिछले 30 साल से बंदरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और एक बंदर से मुतासिर हो गए। आपको मुतासिर होने के लिए और कोई नहीं मिला था। तो बहरहाल वो कंफर्टेबल हैं, वो खुश है, तो हम क्या कह सकते हैं। इस तरह के अजीबोगरीब लोग जो है वो दुनिया में पाए जाते हैं, जो इंसानों की तरह जीना नहीं चाहते बल्कि उन्हें जानवरों से वो जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। और बहरहाल आप देख सकते हैं ये जो है वो मामलात और हालात जो है वो इस तरह के जो है वो चल रहे हैं। बहरहाल जी ये सारी खबरें जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे मौजूद जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की हैं। कुछ खबरें जो हमारे पास रह जाती हैं वो हम कल जो है वो प्रोग्राम में जो है वो शामिल कर लेंगे। और एक और बड़ी अहम खबर जो मैं आपको जो है वो यहाँ पर दूँ कोरोना वायरस के हवाले से। और कोरोना वायरस के हवाले से जनाब अब ये अजीब सी बात है, कोरोना वायरस को गालियाँ देने का मुकाबला शुरू हो गया है। इंडोनेशिया में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जकार्ता में कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला करने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपना रहे हैं। इंडोनेशिया में इस वायरस को शिकस्त देने के लिए सबसे मुनफरिद तरीका इख्तियार किया गया है और वो रिपोर्ट के मुताबिक बताया ये गया है कि एक निजी तंजीम आलमी सतह पर एक मुकाबले का एहतमाम करवा रही है जिसमें लोगों को मीडिया पर अपना गुस्सा ठंडा करने और कोरोना वायरस को गालियां निकालने को कहा जा रहा है। और इस मुकाबले में जीतने वाले को बादशाह को गालियां देने के टाइटल से नवाजा जाएगा और इसके अलावा इसे काफ़ी का डब्बा, 3 किताबें और गालियों का मुकाबला जीतने का सर्टिफिकेट और एक टी शर्ट और रोजाना के इस्तेमाल की अशिया और एक लाइटर भी दिया जाएगा। वाह जी वाह, ये देखें जी आप, कोरोना वायरस को गालियां निकालें इंडोनेशिया में। और जो जितनी अच्छी गालियां निकालेगा कोरोना वायरस पे, जितना अपना गुस्सा निकालेगा। आपको मैं एक बात बताऊं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में
साइकेट्रिस्ट भी और साइकोलॉजिस्ट भी, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, किसी चीज़ से आप बहुत तंग हो जाते हैं, तो आपको कहा यह जाता है कि आप अपना गुस्सा निकालिए। अब आप गुस्सा अपना किस चीज़ पर निकालेंगे? या तो आप बोल के भड़ास निकालेंगे, या आप पानी के साथ अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, या आप कागज़ पे अपना गुस्सा निकालते हैं। मैं अक्सर लोगों को जो ट्रीट करती हूँ वो यही कहती हूँ कि आप बहुत से पुराने अखबार लीजिए, पुराने अखबारों को फोल्ड कीजिए, आपको जितना गुस्सा आ रहा है ना, आप वो सारे का सारा गुस्सा उन अखबारों को जो है ना वो कुचर मुचर करके, जैसे भी आप निचोड़ सकते हैं उसको, जो है वो क्रंच कर सकते हैं, उसको जितना क्रंच कर सकते हैं उसको करते रहें करते रहें करते रहें। आप खुद फील करना शुरू कर देंगे, और साथ आप डीप ब्रीथ लें। जैसे ही आप जो है वो, और आपको जितना गुस्सा है आप बोलते रहें, आपको जिस बंदे पे गुस्सा है, जिस चीज़ पे गुस्सा, आप निकालते रहें। तो ऐसा ही इंडोनेशिया में किया जा रहा है। वो हमेशा जो है वो मेंटल साइकोलॉजी के हवाले से जो है वो काम करते हैं। लोगों में इस तरह से बहुत फ्रस्ट्रेशन निकलेगी और टेंशन जो है वो रिलैक्स होगी। लेकिन गालियां देना, ये अब मैं इस हवाले से जो है वो कोई डिस्कशन जो है वो नहीं करना चाहती यहाँ पर, क्योंकि ये एक जो है वो गैर अखलाकी बात है, हम तो इसको नहीं कर सकते। बहरहाल उन्होंने जो है वो ऐसा किया है, तो क्यों किया है ये उनको ही पता हो। अब वो इस पर भड़ास निकालेंगे, और कोरोना वायरस को गालियाँ देने के बाद वो कितने रिलैक्स हो जाते हैं ये तो फिर वही बताएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की। लेकिन अगर आपको किसी पर गुस्सा है तो खुदा के लिए आप लोग ना ऐसा करना शुरू कर दीजिएगा। आप लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए जो है वो पुराने पेपर्स पकड़िएगा, हाथ में उसको जो है वो, और अगर आपको वैसे पेपर्स अवेलेबल ना हो कहीं पर, आपको किसी पे गुस्सा आ रहा हो और वो बार बार बंदा आपको जो है वो इरिटेट कर रहा हो, तो आप अपने हाथों को जो है वो बार बार बैठे बैठे जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आप जो है ये फोल्डिंग एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपका जितना स्ट्रेस है वो लूज होता रहेगा, और आप इजी जो है वो फील करते रहेंगे। अगर आपको किसी पर भी जो है वो गुस्सा आ रहा है, ये जो आपकी फिंगर्स हैं, आपकी जो पोर्स हैं, इनको जो है वो आपने ऐसे ऐसे करके जो है वो प्रेस करते रहना है, जैसे हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं। और ये आप किसी को पता भी नहीं चलता, आप बैठे बैठे जो है वो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका गुस्सा रिलैक्स होता रहेगा। और साथ आप टेक अ डीप ब्रीथ डेली 5 टाइम्स इन अ डे या 3 टाइम्स इन अ डे, आपकी मर्जी है, जिस तरह भी आप करें, तो इससे आपका गुस्सा रिलैक्स हो जाएगा। अब जिन जिन लोगों को जो है वो गुस्सा आ रहा है उन लोगों के लिए ब्रेक ज़रूरी है। और मेरी चाय भी ठंडी हो गई है, मैं चाय पी लूँ। आप लोग भी अगर चाय पीना चाहते हैं तो चाय पी लीजिए। ब्रेक के फौरी बाद वापस आएंगे तो स्टोरी में आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ जो है वो छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। इसके पीछे क्या रीजंस जो है वो शामिल हैं, जो कि हम जानते भी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि नहीं मीर साहब हमसे खुद जो है वो सारी बातें शेयर करें। और हुक्मरानों के बारे में जो उन्होंने ये कहा कि हॉर्न बजाने से भी अगर ये ना जागे तो उनको उठा के रावल डैम में फेंक देंगे, तो ये किस हद तक जो है वो सच्ची बात है। अस्सलाम वालेकुम नईम मीर साहब। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। सर ताजरों के हवाले से आज एहतजाज जो है वो सामने आ रहा है, इस हवाले से जरा हमें अपडेट कीजिएगा। देखें जी, ये हुकूमत जब से आई है ना जी, तब से ये हुकूमत ताजर दुश्मन और मईशत दुश्मन पॉलिसीज पर अमल कर रहा है। और हमने बारहा कोशिश की कि अफाम और तफहीम के साथ इनको समझा सकें, सही, इन्हें अपने मसाइल से आगाह कर सकें और उसका कोई हल भी हमें पेश करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन इन्होंने हमें फुटबॉल तो बनाया, यानी कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी ये मीटिंग, कभी वो मीटिंग जी। लेकिन पर वादे भी किए कि हम इस बजट में कर देंगे, आइंदा कर देंगे, यूं कर देंगे। लेकिन कोई एक वादा इन्होंने ताजरों के साथ बिल्कुल उसी तरह वफा नहीं किया जिस तरह इन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में जो आवाम के साथ वादे किए थे, चाहे वो नौकरियों के थे, घरों के थे, कोई भी था, जो कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया वो हमसे भी नहीं पूरा किया। सर आपके क्या वादे जो है वो वफा नहीं हुए, क्या इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डाल सकते हैं? और आज कितने बजे आप अपना एहतजाज जो है वो शुरू करेंगे? इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं आप लोग? नहीं, आज हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे। आज हमने एहतजाजी कैंप लगाया लाहौर में। आज लाहौर में लगाया है? अच्छा, 16 का आपका? हम 18 जुलाई को हमारी डेट है। आप 18 जुलाई को हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और सुबह 9 बजे लाहौर से हमारा काफिला निकलेगा। ठीक है। शुक्र नियाज बेग से। ठीक है, ठीक तो है। आज हमारा एहतजाजी कैंप है और हमारे कैंप में तमाम जो मुतासरा फरीक हैं जो लॉकडाउन के नतीजे में अभी तक खुले नहीं है, ठीक है, इनमें हमारे रेस्टोरेंट एसोसिएशन हैं, इसमें हमारी ये पहले आप लोगों ने 16 जुलाई का जो है वो ऐलान किया था, ये चेंज हो गई डेट, आप लोगों ने कुछ आगे कर दिया इसको 18 जुलाई पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा पहले दिन से 18 जुलाई है। ठीक है। 16 जुलाई को हमने कैंप लगा के एहतजाज करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तो आज जो आपने कैंप लगाया हुआ है उसका क्या मौकफ है? क्या बैनर्स, क्या प्ले कार्ड्स और क्या ताजरी मुतालबा क्या है आपका हुकूमत से? देखिए, हमारा बुनियादी मुतालबा तो ये है कि जितने हमारे बंद सेक्टर्स हैं ना जी, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो टूरिज्म सियाहत से वाबस्ता है, हमारे होटल्स हैं, हमारे जो हैं
ये जिसे आप कहते हैं सिनेमा घर हैं, ठीक है, और इसी तरह हमारे जो आपके ये जो हमारे एंटरटेनमेंट के जो दीगर प्ले लैंड और ये वो जो तमाम थिएटर्स बिजनेसेस वगैरह जितने हैं, भी ठीक हैं, है, ठीक है, ये तमाम बिजनेसेस जो हैं, ठीक है, हम इन्हें कह रहे हैं कि इन्हें फौरी तौर पर खो- SOPs के मुताबिक खोला जाए, ठीक क्योंकि है, ताकि मुल्क में बिजनेस एक्टिविटी हो और मीशत चले। सही, इतने बड़े सेक्टर जो है बंद हैं, हम्म, जहाँ बेरोजगारी के मसाइल पैदा हो रहे हैं, सही, जहाँ रेवेन्यू के मसाइल पैदा हो रहे हैं, वहीं पे बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही। ठीक है, और बिल्कुल सही है। तो बिजनेस एक्टिविटी ना होने से हाँ, पूरे मुल्क का जो बिजनेस है वो चल नहीं रहा, नहीं निजाम चल रहा, जाहिर है मुईशत इस टाइम जो है तबाही के दहाने पर है। और आप ये समझते हैं कि अगर ये तमाम कारोबार जो है वो खोल दिए जाएं तो SOPs को फॉलो करते हुए जो है वो मजीद कोरोना को नहीं ये फैलेगा? कोविड-19 के हवाले से आपको पता है कि हालात और वाकयात किस किस्म के हैं, सड़कों पे ऑलरेडी जो है वो रश तो नजर आ ही रहा है। आप लोगों का मुतालबा भी एक तरह से जो है वो ठीक है कि जाहिर है कि कारोबार भी जो है वो खोले जाएं। अब छोटी दुकानें या वैसे दुकानें तो खुल रही हैं, तो टाइमिंग के हिसाब से अगर आप लोगों को भी टाइम दे दिया जाए तो सितंबर में आप लोगों की कोई बात तय तो हुई थी, ये उड़ती उड़ती खबर हम तक तो आई थी कि सितंबर में आपके जो है वो ये कारोबार जो है वो खोलने का हुकूमत ने आपके साथ जो है वो वादा कर लिया है, तो क्या उस मामले पे आप लोग का भी? सितंबर में इन्होंने वादा किया है, मैरिज हॉल एसोसिएशन के साथ मीटिंग की है इन्होंने, सही, और उन्होंने कहा है कि आप सितंबर की बुकिंग लेना शुरू कर दें। ठीक है, अब वो भी उसमें उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं उन्होंने जारी किया अभी तक। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि ये अभी सही, अभी कोई जबानी यकीन दहानी है, हाँ हाँ, और हम समझते हैं कि सितंबर क्या होती है। सही सही, बात यह है कि आपने अगर SOPs पर अमल दरामद करना है, ठीक है, और कोरोना को लेकर अब ये हमारी जिंदगी जो है जी, अब कोरोना के साथ ही गुजरनी है, सही, तो सितंबर क्या और अगस्त क्या और जुलाई क्या, आप जुलाई पहले क्या, उन्हें काम सही, करने दें लोगों को। ठीक है। तो आप इस चीज़ की प्रॉपर यकीन दहानी कराते हैं कि तमाम ताजिर बरादरी जो है वो SOPs के मुताबिक जो है वो चलेंगे, और आपके जो आप लोग कारोबार खोलेंगे उसमें जो है वो इसको फैलने का, इस वबा को फैलने का खतरा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा? देखें, यकीन दहानी यही है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हम इंतजामिया और हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। ठीक है, इसके आगे तो कोई यकीन दहानी नहीं है, क्योंकि ये तो वो दुश्मन है जो नजर भी नहीं आ रहा। सही है, सही है, और हमें क्या पता ये कहाँ से कैसे किस तरह ट्रांसमिट कर जाए। तो इसको तो आपका जो सुपर पावर्स हैं उनके बड़े बड़े हेल्थ केयर सिस्टम और उनके जो तहजीब याफ्ता माशरे भी जो हैं वो भी इसके आगे ढेर हो गए हैं। तो हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के गरीब तरीन ममालिक में से एक हैं और गरीब तरीन कौम है, तो हमारे लिए जो है वो कोरोना से बड़ा मसला हमारी भूख अफलास है। बिल्कुल ऐसे ही और है, बिल्कुल हमें ऐसे इसको सोचना नहीं पड़ेगा। साहब, वैसे तो हुकूमत के सामने जो मुतालबात रखे जाते हैं, हुकूमत तो आप लोगों के साथ जो है वो कोऑपरेट कर ही रही है। पहले भी जो है वो ताजिर बरादरी जो है वो एक्टिव हुई और दुकानें और ये छोटे कारोबार जो है वो खोल दिए गए, खाने पीने की अशिया। तो अब आप लोगों के मसाइल ये हैं कि रेस्टोरेंट्स और ये सिनेमा हॉल, थिएटर्स और दूसरी जो एक्टिविटी जो मैरिज हॉल, मैरिज हॉल, कैटरिंग, हाँ जी, कैटरिंग, ये जी बिल्कुल सारी ये सब चीजें जो है वो खोली जाएं ताकि प्रॉपर तरीके से आप लोग अपने कारोबार को जो है वो दोबारा रन कर सकें। आपको लगता है कि ये, वैसे तो जाहिर बात है इतना लॉस हो चुका है, 3 से 4 महीने जो है वो बिल्कुल एक कारोबार बंद रहना, और उसके बाद एकदम से जो है वो जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आपको लोगों का उतना ही जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा, या इसको कवर करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, हमारे मुतालबात में सिर्फ ये शामिल नहीं है कि आप इनको सिर्फ खोलें, सही, अच्छा, बल्कि हमारा बुनियादी मुतालबा ये है इसके साथ साथ कि आप छोटे ताजरों को और मुतासरा कारोबार हैं, अच्छा, उनके लिए आप फौरी तौर पर बिला सूद कर्जा स्कीम भी लेके आए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इन छोटे कारोबार को सरमाया इंजेक्ट नहीं करते और इनको दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए आप जो है वो इन्हें मदद नहीं करेंगे, मुआवनत नहीं करेंगे, रियासत आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक ये लोग अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आप जो है वो कह रहे हैं, आपके मुतालबात भी अपनी जगह ठीक हैं और हुकूमत भी जो है वो आपके मुतालबात जो है वो किस हद तक मानती है। आज से ये जो एहतजाजी कैंप आपने लगाया है, इसमें कितने लोग जो है वो आपके साथ जो है वो शरीक हैं, और आगे जो है वो इस एहतजाज को आप पुरअमन एहतजाज की तरह ही करेंगे, और ये कहाँ पर जो है वो कैंप लगाया गया है, इस हवाले से जरा थोड़ी सी अपडेट कीजिएगा हमें। देखिए, आज हमने कैंप लगाया है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, ठीक हो गया, डेविस रोड पे, और लाहौर प्रेस क्लब में आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उसमें कौमी ताजर इत्तेहाद की क़यादत है, उसमें हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स की क़यादत है, मर्जा ओनर्स की क़यादत है, ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट गुड्स की क़यादत है, अवामी रक्षा यूनियन हमारे साथ आज एहतजाज में शामिल होगी। इसके साथ साथ हमारा जो लाहौर सराफा
और जो अपना ये यूजर्स एसोसिएशन है वो आज एहतजाज में शामिल होगी। इस तरह फर्नीचर एसोसिएशन वाले होंगे, मुतअद्दिद इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन है, आपकी टूरिज्म एसोसिएशन है, ये सारे लोगों के जो नुमाइंदे हैं यानी ओहदेदारान वो एक पुरअमन एहतजाज में अपनी अपनी गुफ्तगू मीडिया के सामने रखेंगे, अपने मसाइल रखेंगे। ठीक है, तो ये जो अगर आप ये समझते हैं कि लाहौर में ही अगर आपकी बात मान ली जाती है तो फिर इस्लामाबाद जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, ये इतनी ढीठ हुकूमत है, आप फिक्र ना करें, इन्होंने हमारी लाहौर में बात नहीं माननी। अच्छा, आप पहले से तय करके बैठे हैं लाहौर में बात नहीं माननी? हो सकता है कि लाहौर में बात मानी जाए आपकी? नहीं, ये माशाल्लाह ऐसी हुकूमत है कि इनको बात समझ जाएगी इस्लामाबाद जब हम पहुंच। अच्छा, और इस्लामाबाद अगर आप पहुंच जाते हैं वहां जाके किस किस्म का एहतजाज जो है वो आपकी तरफ से सामने आएगा? कितने दिन, आप लोगों की प्लानिंग क्या है? देखिए, हमारी प्लानिंग तो ये है कि हम गाड़ियों में बैठेंगे और हजारों की तादाद में गाड़ियां इस्लामाबाद में रोडों पे होंगी हमारी। ठीक है। और हमारा जो स्टेज होगा मरकजी, वहाँ से सायरन बजेंगे और जब सायरन बजेंगे तो हम 3-3 दफा अपने हॉर्न बजाएंगे। अच्छा, ठीक है। और हर सायरन के साथ एक मुतालबा होगा। ठीक है। और उस मुतालबे की तायीद और हमायत जो है वो गाड़ियों से हॉर्न बजाकर की जाएगी। और जब मजीद गम और गुस्से का इजहार करना होगा तो हम दिन में अपने हेडलाइट ऑन कर लेंगे और उनका डिपर मारेंगे। अच्छा, सही। और फिर हम अपने चारों इंडिकेटर्स भी चला चला के बार बार एहतजाज करेंगे। और हम इन सोए हुक्मरानों को जगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। इन्हें झंझोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इन्होंने सोया रहना है, ठीक है, तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। हाँ। कि हमने तो इन्हें सोने के लिए ऐवानों में तो नहीं भेजा ना। सही, हमने तो इन्हें ऐवानों में भेजा है काम करने के लिए। ठीक है। अगर तो इन्होंने सोना ही है तो मेहरबानी करें अपना मंजी बिस्तरा उठाएं और अपने घरों में जाकर सोएं और फिर इन इक़्तिदार के ऐवानों का मस्कन उन लोगों को बनाएं जो ज्यादा जिम्मेदार हो। ठीक है। तो फिर हमारी तहरीक जो है वो फिर अभी हुक्मरान जगाओ है, फिर ये हुक्मरान भगाओ तहरीक हो जाएगी और हुक्मरानों से छुटकारा पाओ में भी बदल जाएगी अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे। ठीक हो गई, हुक्मरानों से जो है वो बचाओ। और जो है वो आपने सही है, आप जो घेराव करने जा रहे हैं, आपका जो प्लानिंग है, आपने जिस तरह डिपर मार के और लाइटें जला के गाड़ियों की और हॉर्न बजा के इनको जगाने की जो है वो नई एक कोशिश जो पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड होगी अगर आप लोग इस्लामाबाद तक पहुँच गए। क्योंकि अगर लाहौर में आपके मुतालबात मान लिए गए तो फिर इस्लामाबाद तक शायद ये करने की आपको जरूरत महसूस ना हो। दुआ तो यही है कि मुतालबात को जो है वो कुछ नहीं माने जाएंगे मुतालबात आप पक्के होके बैठ गए कि नहीं माने जाएंगे। ठीक है, नहीं मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपको जो है आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी तमाम बातें जो है वो हमारे साथ शेयर की कि आप किस तरह का एहतजाज जो है वो चाह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि आपके जो है वो मसाइल का हल जो है वो मिल जाए। पंजाब हुकूमत से भी मेरी अपील है, साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से भी मेरी अपील है, इस प्रोग्राम के थ्रू के ताजरों के हवाले से जो मसले मसाइल चल रहे हैं उसको फौरी तौर पर जो है वो हल होना चाहिए। ये ज़ाहिरी बात है कि उनके भी कारोबार है, पाकिस्तान की मईशत इस टाइम जो है तबाही के दहाने पर है और ताजिर बरादरी इस वक्त जो है वो बड़े गमो गुस्से का जो है वो इजहार कर रही है। आपने नईम मीर साहब की बात सुन ली है कि जो मरकजी सेक्रेटरी हैं अंजुमन ऑल पाकिस्तान ताजरान के, उन्होंने कह दिया है कि हमने इनको हॉर्न बजा के जगाना है और अगर ये नहीं जागे तो फिर हमने तहरीक को शुरू करना है कि जिसमें हुक्मरान भगाओ तहरीक होगी और फिर ये अपना जो है वो बोरिया बिस्तरा समेटें और अपने घरों को जाएं। तो हमने इनको काम करने के लिए ऐवानों में भेजा है, सोने के लिए ऐवानों में नहीं भेजा। तो आप इतने परेशान ना हो, मेरा नहीं ख्याल है कि बात यहाँ तक जो है वो नौबत यहाँ तक पहुँचेगी और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को नौबत यहाँ तक पहुँचने से पहले ही मामलात को जो है वो सेटल डाउन कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये कारोबार खोलने पड़ेंगे। SOPs बेशक जितने मर्जी आप सख्त किस्म के जो है वो दें या जो तमाम जो है वो आपने रजिस्टर्ड करवाए हैं वही दें, लेकिन इनको जो है वो कारोबार खोलने की इजाज़त जो है वो मिलनी चाहिए। मेरी तरफ से भी ये अपील है। और अगर ये ऐवान में जो है वो बात जाती है और कल या परसों जो है वो इनके मामला तय हो जाते हैं लाहौर में, तो फिर ये मेरी बात जो है वो सही साबित हो जाएगी और नईम मीर साहब को फिर हम दोबारा जो है वो लाइन पर लेके जो है वो ये बताएंगे कि देखिए जी हमने कहा था कि लाहौर में बात तय हो गई। और अगर ना हुई, इस्लामाबाद जाके कोई मसाइल जो है वो दरपेश आए तो फिर पूरी दुनिया देखेगी, एक नए किस्म का एहतजाज ताजरों की तरफ से जो है वो सामने आएगा। इसके अलावा जनाब ये तो थे ताजरों के हवाले से एहतजाज के जो मामला जो हमारे मुल्क भर की जो है वो सिचुएशन है। इस टाइम में ताजर बरादरी बहुत परेशानी का जो है वो शिकार है। इसके अलावा एक और परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो अख्तियार किए हुए है और वो है लोड शेडिंग।
के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार है, लोड मैनेजमेंट के नाम पे बिजली गायब है। मुख्तलिफ इलाकों में, वो चाहे सिंध की बात हो, पंजाब की बात हो, यहाँ पर जो लोड शेडिंग के निज़ाम चल रहा है, इतने इतने घंटे जो है वो लाइट गायब रहती है, उस पर जो है वो कोई बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। सिंध की अगर हम बात कर लें तो कराची के जो शहरी हैं वो परेशान हो चुके हैं, मामला संगीन हो चुके हैं और वहाँ लोड शेडिंग का सिलसिला जो है ताहाल थम नहीं सका है। बिजली की बंदिश की शिकायत जो है वो रोज़ ब रोज़ मिलती जा रही हैं। शहर कायद जो कभी जो है वो रोशनियों का शहर जिसको कहा जाता था, आज लोड शेडिंग की वजह से मुख्तलिफ बड़े बड़े शहर कायद के जो इलाके हैं जिनमें डिफेंस फेज़ 5, क्लिफ्टन और पोर्ट बेसन, गुलिस्तान जौहर और इसके अलावा जनाब गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और लोग वहाँ बड़े परेशान हैं। इसके अलावा जो छोटे इलाके वहाँ पर जो मौजूद हैं, लियारी है और जो है वो जगहें हैं, वहाँ पर तो मामलात और हालात जो है वो बहुत संगीन है। वहाँ पर तो कई कई दिन हो गए जो वो लाइट ही नहीं है और शहरी जो है वो परेशान है। जाहिर है कि अगर एक टाइम भी, चंद घंटे भी लाइट मौजूद ना हो तो आपका सारा का सारा काम सर्कल जो है वो रुक जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। तो शहर कायद भी और शहर लाहौर भी जो है वो इस टाइम जो है वो रोशनियों की बजाय जो है वो अंधेरों में डूबा पड़ा है और लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो ऑन है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, लोग गर्मी से जो है वो बेहाल हैं, परेशान हैं। जिन्होंने तो जनरेटर लगाए हुए हैं वो कितने फ़ीसद लोग होंगे, 10% लोग होंगे और वो तो जो है वो सुकून से जो है वो चलें अपना AC या पंखा ऑन कर लेते हैं यूपीएस वाले। लेकिन जिनके पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है वो 8-8 घंटे, 10-10, 12-12, 16-16 घंटे की जो लोड शेडिंग हो रही है उसको तो यूपीएस भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये कहा यह जा रहा है जी के इलेक्ट्रिक वालों की तरफ से कि अगर 2016 में जो है वो पावर प्लांट लगाने की इजाज़त मिल जाती तो आज सूरत हाल ये ना होती। और कल जो कॉन्फ्रेंस की है मोहम्मद सलवी साहब ने, उन्होंने लोड शेडिंग का मान लिया है कि जी लोड शेडिंग हो रही है सिंध में, बहुत बुरी तरीके से जो है वो लोड शेडिंग के मामला जो है वो हो रहे हैं। इस वक्त सूबाई और वफाकी हुकूमत ने 237 अरब रुपए के इलेक्ट्रॉनिक के वाजिबात अदा करने हैं। इस वजह से जब वो ये लोड शेडिंग की जा रही है कि 237 अरब रुपए अभी सिंध वालों ने अदा करने हैं के इलेक्ट्रिक वालों के। तो इस वजह से जो है वो मामलात हालात जो है वो संगीन हो रहे हैं और अजियत जो है वो शहरी उठा रहे हैं। जाहिर है कि लोड शेडिंग जहाँ पे भी होगी, जो मामलात होंगे, जिन इलाकों में होगी, इतने इतने 14-14 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो लोग जो है वो किस टाइम काम करेंगे और क्या मामला जो है वो होंगे। ये बड़े मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं और इनके सरबराह ने कहा है कि हम 3200 मेगावाट बिजली फराम कर सकते हैं जबकि शहर की तलब 3500 मेगावाट है। तो ये जो भी मामलात हैं इसमें महंगी बिजली का दिफा करते हुए आप ये भी देख लें कि बिल बढ़ा दिए गए हैं, मामलात और हालात जो है वो संगीन कैफियत इख्तियार किए हुए हैं। वफाकी मुतसिब के 99% फैसले के इलेक्ट्रिक के हक में होते हैं और सारिफिन वफाकी मुतसिब से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ रही है लेकिन उसके बावजूद भी लोड शेडिंग के मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। तो इस पर हमने जो है वो बात करनी है और हम ये देखेंगे कि हमारे साथ जो है हमारे रिपोर्टर जो है वो मलिक मुनव्वर साहब जो है वो कराची से हमें ज्वाइन करेंगे और वो अपडेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक के बारे में कि इनकी हरदर्मी जो बरकरार है और कराची वाले जो इस वक्त लोड शेडिंग से परेशान है। हमें पूरे पाकिस्तान के तमाम जो शहर हैं उन तमाम का एहसास है। हम तमाम लोगों की जो है वो यहाँ पे परेशानी जो है वो डिस्कस जो है वो करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जहाँ तक भी जो है वो आवाज़ जो है हमारी पहुँच सके, इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो पहुँचे और ये मसाइल जो हैं वो हल होने की तरफ आएँ। क्योंकि अगर मसला है ताजर बरादरी का, अगर मसला है बिजली का, पानी का, गैस का, महंगाई का, तो ये सारे मसाइल पाकिस्तान के हैं और इस वक्त पूरी अवाम इन तमाम मसाइल में डूबी हुई है। जहां आप बात करते हैं महंगाई की, वहां हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, चीज़ों की प्राइस इतने बढ़ चुके हैं कि एक आम शहरी की जो है वो पहुंच से जो है वो बाहर हो चुके हैं। फिर अगर आप बात कर लें जो है वो लाइट की, तो इस मुल्क से लाइट भी गायब है। लोड शेडिंग का प्रोसेस इतना लंबा हो चुका है कि लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, गर्मी बहुत शदीद है और बीमार लोग जो है वो घर में मौजूद हैं। कोविड-19 जो है वो वबा के हवाले से जो है वो ऑलरेडी जो है वो फाइटिंग कर रहे हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त इतनी मुश्किल हालात पाकिस्तान पे हैं, हुकूमत के लिए भी इन सब चीज़ों को जो है वो हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। जो बंदा सीट पे बैठा होता है ना, उसको पता होता है कि वो काम किस तरह कर रहा है। और जब आपके पास टीम स्ट्रांग ना हो, आपकी टीम काम करने वाली ना हो और सारा का सारा बर्डन आपकी अपनी ज़ात के ऊपर हो, तो तब देखने वाला बंदे के सामने तो वही बंदा है ना कि जो प्रेजेंट कर रहा है,
जो हमारे वजीर आजम है जनाब इमरान खान साहब, हम तो उनके विजन की बात करते हैं, या ये प्रोग्राम मैं करती हूँ तो आपके सामने मैं हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ, ये जो भी मामलात है, लेकिन अगर मुझे तमाम चीज़ें प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, तमाम चीज़ें जो है वो मिसमैनेज होंगी, तो जाहिर बात है कि मेरे लिए भी काम करना उतना ही मुश्किल होगा। अब मुझे इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि अगर मेरी टीम जो है वो काम करने के लायक नहीं है तो मेरे पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि मैं अपनी टीम को चेंज करने की सलाहियत रखूं। और एक वजीर आजम जो पूरे मुल्क को लेके चल रहे हैं, अगर उनकी टीम की जो है कैपेबिलिटी जो है वो उस लेवल पे जो है वो बिलोंग नहीं करती, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पे टीम मेंबरान जो कि हमेशा से वजीर आजम साहब कहते भी हैं कि जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा, तो जो काम नहीं कर रहा उसको इस वक्त घर भेजने की ज़रूरत लाजमी है। और के इलेक्ट्रिक वालों की जो हरधर्मी बरकरार है, इस पर जो है वो गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त कराची के हालात बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल जो सिचुएशन इख्तियार कर गए हैं। मज़ीद वहाँ से क्या मामला और चीज़ें हैं, अपडेट हमें करेंगे हमारे नुमाइंदा मलिक मुनव्वर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी मलिक मुनव्वर साहब, क्या अपडेट करेंगे आपके इलेक्ट्रिक के हवाले से? जो है हरदर्मी बरकरार है, लोड मैनेजमेंट के नाम पे बिजली गायब है, उस हवाले से कराची के शहरी किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त? जी नबिया, कराची के आवाम तो गुज़िश्ता कई रोज से जैसे ही कराची में गर्मी की शिद्दत ने रुख इख्तियार किया तो वहीं पर के इलेक्ट्रिक की जो इंतजामिया है उसने भी जुल्म सितम का जो बाजार है वो कराची के आवाम पर गर्म कर रखा है। सही। तो हम कराची के जो हम मसाइल हैं वो काफी गंभीर हो चुके हैं। अब तो सिर्फ आम अफराद के इलेक्ट्रिक से मुतासर नहीं हो रहा है, बल्कि जो बिजनेसमैन तबका है, ताजर तबका है, वो भी इससे शदीद मुतासर है, वो भी एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। ताहम उन्होंने गुज़िश्ता दिनों में वफाकी वजीर असद उमर साहब से मुलाकात की थी, गवर्नर ऑफ कराची में, तो उन्होंने उस अपने मसाइल के अंबार लगा दिए थे और उन्होंने शिकायत इतने किए कि खुलकर उन्होंने इसके ऊपर वफाकी वजीर साहब के सामने इज़हार ख्याल किया। मगर वफाकी वजीर असद उमर साहब ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से मिलकर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका जो है वो खात्मा कर दिया जाएगा, वो नहीं होगी। मगर ये वो यकीन दहानी थी जिसके बाद न सिर्फ ताजरों में बल्कि कराची के शहरियों की भी खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। कुछ उम्मीद का चिराग रोशन हुआ था कि शायद अब जो है के इलेक्ट्रिक की जो गैर एलानी लोड शेडिंग है उससे जान छूट जाए। मगर सिर्फ एक दो दिन जो है के इलेक्ट्रिक ने कुछ ये अमल दरामद किया, मगर हस्ब रवैया जो है उन्होंने दोबारा से हस्ब रवायत अपने इस रवैये को बरकरार रखा। और कराची के चाहे वो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या रेजिडेंशियल एरिया हैं या जो कारोबारी इलाके हैं, वहां पर एक तो लॉकडाउन कोरोना की सूरत हाल की वजह से कारोबारी जो अफराद है वो मुतासिर है, दूसरी जानिब सुबह से शाम तक जो खुलने वाला कारोबार है वो के इलेक्ट्रिक की जी वो के इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी नाक़िस हिकमत अमली के बाद जो वो शदीद मुतासिर है और कराची के हाल आवाम जो है उनका कोई परेशान हाल नहीं है। अब कराची के आवाम तो खुलकर ये इज़हार करते हैं, कराची के लोगों जो है बरमला ये इज़हार कर रहे हैं कि तमाम जमातें न सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ या पीपल्स पार्टी बल्कि उनका कहना है कि तमाम जमातें जब अंदरूनी खाना कहीं ना कहीं उनकी के इलेक्ट्रिक के साथ मामलात हैं जिसकी वजह से सिर्फ वो 237 अरब रुपए जो के इलेक्ट्रिक के पे करने हैं वो जब तक मेरा ख्याल पेमेंट नहीं होगी तब तक तो ये मामलात जो है वो इसी तरीके से चलते रहेंगे और परेशानी जो है वो सारे शहरियों को भुगतनी पड़ेगी। तो इस मामले में भी कोई पेशरफ्त हो रही है कि नहीं? जी देखिए, जबकि इलेक्ट्रिक इन सरकारी इदारों के बकाया जात की बात करती है तो सामने पे एक पंडोरा बॉक्स खुलकर उनके खिलाफ भी आ जाता है। वो वाटर बोर्ड का काम हो या दीगर इदारे हों, बल्दियात हों या दीगर, उनके भी बकाया जात जो है वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर वाजिब अदा है जो कि इलेक्ट्रिक खुद भी अदा नहीं कर पा रही। उनका कहना है कि जब के इलेक्ट्रिक जो है उनके मकरूज है वो आने वाले वक्त में कितने दिन मजीद लगेंगे इस लोड शेडिंग को कंट्रोल करने में, कराची की सूरत हाल को बेहतर होने में? कोई आपके पास जो है वो रीसेंट अपडेट मौजूद हो? डॉक्टर साहब, सिर्फ लोगों को तसल्लियां दी जाती हैं
सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और उम्मीद लोगों को नजर नहीं आ रही कि ये जल्द जो है वो इलेक्ट्रिक का जो बरहान है वो खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया और अपडेट किया कराची की सूरत हाल के हवाले से। अभी हम लाहौर की तरफ चलते हैं और लाहौर की सूरत हाल का जो है वो जायजा लेते हैं कि लोड शेडिंग के हवाले से लाहौर की जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन किस तरह की है, यहाँ पर कितने कितने घंटे की जो है वो लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम भी जो है वो 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग इस टाइम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है और बहुत से इलाके ऐसे हैं अंदरूनी शहर के कि जहाँ पर लाइट जो है वो 16 घंटे भी जो है वो नहीं आती है। अब हमारे नुमाइंदा जो हैं वो अली तारिक ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, वो हमें अपडेट करेंगे कि कौन से ऐसे इलाके हैं और क्या मामला जो है वो इस टाइम लाहौर के जो है वो लोड शेडिंग के हवाले से चल रहे हैं। जी अली, अस्सलाम वालेकुम। जी अली, आप हेलो जी अली, आप हमें ज़रा बताइएगा कि लोड शेडिंग के हवाले से जो है वो लाहौर की क्या सिचुएशन है और कितने घंटे की जो है वो लोड शेडिंग इस टाइम जो है वो हो रही है। अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ हमें अपडेट कीजिएगा। अली की कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, दोबारा से हम मिलाने की जो है वो कोशिश करते हैं और लाहौर की अपडेट हम आपको देते हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से कि जो एक मामलात और हालात जो है वो संगीन कैफियत इख्तियार किए हुए हैं कराची में, वैसी ही कुछ कैफियत जो है वो लाहौर में भी है और लाहौर के शहरी भी इस वक्त गर्मी की वजह से भी बेहाल हैं और साथ ही साथ जो है वो लोड शेडिंग के हवाले से तो मामला चल ही रहे हैं। इतने पोश इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग जो है वो इस टाइम हो रही है कि जहाँ पे पहले कभी जो है वो लोड शेडिंग का नाम भी नहीं था। और अगर आप ये देखिए कि नून लीग के दौर में जिस वक्त बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी उस वक्त लोड शेडिंग पे बहुत हद तक कंट्रोल हुआ और फिर इस हुकूमत के आने तक तमाम चीज़ें जो है वो स्मूथली जो है वो चलती रहीं। लेकिन अब हालात और मामलात फिर वहीं पर आकर जो है वो खड़े हो गए हैं जहाँ पे आज से कुछ टाइम पहले जो है वो हम खड़े थे और लोड शेडिंग की यही सूरत हाल थी। तो उस वक्त जो है वो एक बड़े जलसे किए गए, बड़े मामलात हुए और जी उसके बाद लोड शेडिंग को जो है वो दूर करने की जो है वो बात की गई और लोड शेडिंग दूर भी हुई और अब तक जो है हमें उस तरह की लोड शेडिंग नज़र नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर अब फिर आके जो है वो लोड शेडिंग जो है वो मामलात जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर गए हैं और लाहौर की सिचुएशन जो है अगर अंदरूनी शहर में आप भाटी, लोहारी, दाता दरबार और मीनारे पाकिस्तान और इन साइडों पे देखें तो यहाँ पर जो है वो सूरत हाल काफ़ी संगीन है। अली तारिक ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, हमारे नुमाइंदा हैं, हमें अपडेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली। जी वालेकुम सलाम। जी अली, ज़रा बताइएगा लोड शेडिंग के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं लाहौर के। जी जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, लोड शेडिंग की जो शिद्दत है वो भी बढ़ गई है। लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें रात को 6-6 घंटे जो लोड शेडिंग का अजाब है वो दोबारा से शुरू हो गया है। मैं आपको इसके साथ बताऊं कि बहुत से इलाके जो हैं लाहौर के, रात को तो लाइट जाती ही है, दिन में भी बहुत ज्यादा लाइट जाने लग गई है। लॉकडाउन की वजह से आगे ही जो लोड शेडिंग है, जो कारोबार है वो मुतासिर है, लेकिन जो लोड शेडिंग ऊपर से नाजिल हो गई है जिससे कारोबार बिल्कुल ही ठप होकर रह गए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई मामला जो है वो इस पे तय पाने की जो है वो बात कोई सामने आई हो, कोई अपडेट आपके पास हो जो आप हमें दे सकें? हुकूमत की जानिब से तो अभी कोई इसमें रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया क्योंकि अवाम जो है वो बेचारी पिस रही है, लेकिन हुकूमत जो है वो इस वक्त कोरोना के ऊपर ही फोकस कर रही है। लेकिन लोड शेडिंग का जो अजाब है वो बिल्कुल नाफिज हो चुका है अवाम को। अच्छा, आप हमें अपडेट कर सकते हैं लाहौर के किन किन इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग बहुत ज्यादा तवील जो है वो हो रही है, इस हवाले से जरा हमें थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा लाहौर के इलाके इससे मुतासिर हैं तो गड़ी चौक का इलाका है, धर्मपुरे का इलाका है, कनाल के पास जितने भी एरियाज हैं वो इससे जो है लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं। इसके अलावा अगर चुबुर्जी की बात की जाए तो वहाँ पे भी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। उसके साथ जो उसका इलाके हैं, राजगढ़ हो गया, रिवाज गार्डन हो गया, श्याम नगर हो गया। इसके अलावा अगर शादरे की बात की जाए तो वहाँ तो 8-8 घंटे लाइट नहीं आ रही। पाकिस्तान की साइड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल वहाँ पे लाइट जो है बिल्कुल नहीं आ रही। अवाम रात को हमने देखा कि 2 दिन पहले अवाम ने सड़कों पे भी निकला, ये एहतजाज भी किया। कोई अवाम की तरफ से एहतजाज सामने आया? जी 2 दिन पहले रावी टाउन का जो इलाका था वहाँ पे एहतजाज किया गया कि लाइट जो थी बिल्कुल नहीं आ रही। शहरियों ने टायर जलाकर एहतजाज भी किया। मैं आपको बताऊं कि उनका कहना था कि घर के अंदर जो है पंखा नहीं चलता और बाहर जो है हवा नहीं चल रही। आपको पता है लाहौर में पिछले हफ्ते से कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। बारिश तो हुई है कल, लेकिन उसके बाद भी जो गर्मी और हबस का सिलसिला है वो जारी और जो है वो लाहौर वालों को ये लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ेगा। जी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कितने दिन
तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो पीछे से सप्लाई है वो नहीं आ रही, तो आगे से जो लोगों को बिजली पहुंचाना है वो कैसे आएगी। शहरियों का कहना है कि बिल तो आ रहे हैं, बहुत लेकिन शुक्रिया बिजली आपका, नहीं आपने आ हमें रही। अपडेट किया और आपने हमें बताया कि लाहौर के किन इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग की सूरत हाल जो है वो संगीन कैफियत जो है वो इस वक्त इख्तियार कर गई है और आवाम जो है वो बहुत परेशान है। कुछ दिन पहले कल या परसों के जो मामला आप बता रहे थे कि रावी टाउन का इलाका है जहाँ पर जो है वो पूरा दिन जो है बिजली गायब रही और लोगों का टायर जला के एहतजाज जो सामने आया। अगर सूरत हाल यही रही तो हुकूमत को जो है वो बड़े संगीन मामला जो है वो उससे निपटना पड़ेगा, क्योंकि लोड शेडिंग एक ऐसा मामला है कि महंगाई पर भी जो है वो समझौता हो गया, तमाम चीज़ों पर हो गया, बिल भी बढ़ा दिए गए, अब कूड़े के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगा दिए गए और अब पानी के मीटर्स भी लगाए जाएंगे। ये तो एक आम आदमी पर जो है वो बोझ पे बोझ डालने वाली जो है वो बात है। अगर इस पर जो है वो होंठ सी लिए जाए तो कुछ ना बोला जाए, और अगर बोला जाए तो बोलने को बहुत कुछ है जिस पर बोलने की शायद इजाज़त भी ना दी जाए। तो ये मामला और हालात अगर इजाज़त ना भी दी जाए तो भी तमाम दुनिया और तमाम लोग और पूरा पाकिस्तान ये समझ चुका है कि मामला और हालात इस टाइम जो है वो किस सिचुएशन में है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को स्मूथ करने की और हालात को संगीन होने से बचाने की कोशिश हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर जो है वो अमल दरामद करना चाहिए। ताजिर एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं, गैस के मामला जो है वो एक तरफ जो है वो अटके हुए हैं, जो है बिजली नहीं है, फिर जो है वो महंगाई का जो है वो तूफान जो है वो बर्पा करके जो है वो रखा हुआ है। तमाम चीज़ें तो एक आम आदमी के लिए जो है वो पाकिस्तान में ज़िंदगी मुश्किल कर दी गई है, तो फिर आगे हालात जो है वो संगीन ही होंगे, मामला जो है वो कैसे सेटल्ड होंगे। हुकूमत को जल्द से जल्द जो है वो कोई जल्दी इकदाम जो है वो लेने होंगे। इसी के साथ जनाब अभी हमें जो है वो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आपको पता है कि ईद की आमद भी है और ईद के हवाले से भी जो है वो तैयारियां चल रही हैं, मवेशी मंडियां भी सजी हुई हैं, साथ ही लोग जो है वो अपनी चप्पल की, अपने कपड़ों की ख़रीदारी के हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। तो एक हमने जो है वो रिपोर्ट तैयार की है बलोची चप्पल के हवाले से। जो लोग बलोची चप्पल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए जो है वो ये हमने बनाया है कि इस वक्त जो है अगर आपने कमीज शलवार के साथ जो है वो कोई चप्पल वेयर करें तो वो बलोची चप्पल हो। और बलोची चप्पल के जो नित नए डिज़ाइन है वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास जो है वो इसकी एक छोटा सा जो है वो बना हुआ है, पैकेज बना हुआ है, ये हम आपके सामने जो है वो पेश करते हैं। जी ऑन कीजिएगा। बलोचिस्तान के सकाफती रंग सूबे की एक पहचान है। बलोची चप्पल सबकी शान है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में भी बलोची चप्पल बेहद मकबूल है। ईद के साथ ही बलोची चप्पल की मांग में इजाफा हो जाता है। बलोची चप्पल की मुख्तलिफ अकसाम हैं, जिनमें भुगटी, मरी, मेंगल, रिंद और दीगर अकसाम खासी मशहूर हैं। नए टायर और चमड़े से तैयार बलोची चप्पल गैर मुल्कियों को भी खूब मुतासिर करती है। जी जनाब, कैसी लगी आपको बलोची चप्पल? जेंट्स के हवाले से आज की ये कलेक्शन आपको होप्सो के पसंद आई होगी। तो इस दफ़ा ईद पे अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं और कोई अच्छी चप्पल जो है वो वेयर करना चाहते हैं जो कि प्योर लेदर और मुख्तलिफ कलर्स की जो है वो हो, तो उसमें बलोची चप्पल जो है मेरा ख्याल है बेस्ट ऑफ दी बेस्ट रहेगी। तो ये तो होगी आने वाली ईद की और कुछ मामला जो है वो हमने आपके साथ जो है वो शेयर किए। लेकिन मवेशी मंडियों की सूरत हाल का भी जायज़ा हमें जो है वो लेना है कि मवेशी मंडियों में सूरत हाल क्या है। जानवर तो आ गए हैं, जानवर तो सज गए हैं। लाहौर की मंडियाँ भी पूरे पाकिस्तान में जो है वो मंडियाँ लगा दी गई हैं, लेकिन जो जानवर लाए हैं, जिन्होंने उनको पाला है, उन पे इतना पैसा लगाया है और फिर अब वो उसको जो है वो महंगे दामों सेल कर रहे हैं, तो ग्राहक जो है वो रुझान है ग्राहकों का, कोई लोग जो है वो ख़रीदारी अभी कर रहे हैं या मज़ीद थोड़ा आने वाले टाइम में मज़ीद करेंगे, या फिर लोगों के पास इतनी रकम मौजूद नहीं है कि इस दफ़ा जो है वो महंगे महंगे जानवर जो है वो ख़रीद सकें और उसकी कुर्बानी कर सकें। क्योंकि कोविड की वजह से सूरत हाल संगीन है। ताजिर, बड़े बड़े लोग जिनके बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे, वो भी इस वक्त जो है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो क्या इस दौरान इतनी बड़े पैमाने पर जो है वो कुर्बानी करने में पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो सकेगा? क्योंकि एक फ़र्ज़ है जो अदा तो करना ही करना है, लेकिन उसके लिए आपकी जेब में ज़ाहिरी बात है कुछ होना चाहिए, तभी आप जो है ये फ़र्ज़ अदा भी करेंगे। तो अभी मवेशी मंडियों की सूरत हाल देखते हैं। हमारे रिपोर्टर हमें वहाँ से जो है वो अपडेट कर रहे हैं। हमने एक पैकेज बनाया है, वो आपके सामने जो है वो आपको दिखाते हैं। दिखाइएगा जी मवेशी मंडियों की सूरत हाल।
ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियां सजने लगी। कॉलेजेस और बागों का शहर लाहौर बना मवेशी मंडियों का शहर। कोरोना ने कारोबार कर दिया है ठंडा। हर किस्म के जानवरों की खरीदो फरोख्त में है मंदा। SOPs का भी रखा नहीं जा रहा ख्याल। व्यापारी हैं सूरत हाल से बेहाल। शहरी भी महंगाई का रो रहे हैं रोना। हर तरफ हो रही है कोरोना कोरोना। महंगाई ज्यादा ही है सर, खरीदार तो कोई है नहीं इतने ज्यादा, लेकिन महंगाई ज्यादा है पिछली दफा के हिसाब से ना ज्यादा है। व्यापारी कहते हैं कीमती माल को कोड़ियों के भाव नहीं फेंक सकते। कोई नहीं आ रहा खरीदनेदार जड़े ने बिचू डंगर बड़े महंगे लियाते ने, अगू में फाड़ के टुरे फिरने, डंगर नहीं वेख रहे। खरीदार जो है बहुत कम है। सुबह दे लैके जानवर खड़े हैं, नहीं को पानी चाहे तरह सिक्योरिटी घाटे नाल जेड़े असी बच्चे देन रहे हैं। इस वक्त खरीदार नहीं है, बहुत मंदा जा रहा है, काम नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं खर्च कर रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, माल महंगा है, खरीदने वाले कम हैं। कोरोना ने इस बार खुशी कर दी है बेकार। कोरोना जाए तो लगे खुशियों का अंबार। ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में ऊंट, भेड़ों और बकरों का रश तो लग गया, लेकिन खरीदार नजर नहीं आते। कैमरामैन नईम अहमद के साथ अली तारिक, TV टुडे, लाहौर। जी जनाब, तो मवेशी मंडियों की सूरत हाल अभी तो जो है वो परेशान कुन ही है। जानवर तो मौजूद हैं लेकिन जानवर ख़रीदने वाले मौजूद नहीं हैं और ये मामलात और हालात जो है वो संगीन हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमें जो है वो आज की हेल्थ टिप्स के हवाले से भी बात करनी है, तो मवेशी मंडियों की सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया और आज जो हेल्थ टिप मैंने आपको देनी है वो ऐसे लोगों को देनी है जिन्होंने अपना वज़न बहुत बढ़ा लिया है, जो बहुत बल्की हो गए हैं, मोटापे की वजह से परेशान हैं, सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है, खाने से हाथ रुकता नहीं है और वेट लूज़ होता नहीं है। मामलात और हालात ऐसी कैफियत इख्तियार कर गए हैं जिनकी ज़िंदगी में कि जो स्मार्ट होना चाहते हैं और स्मार्ट हो नहीं सकते हैं। तो ये मोटापे की वजूहात क्या हैं, मोटापे से बचा कैसे जा सकता है, इस पर हमारे साथ डॉक्टर साहब ऑन कॉल मौजूद हैं, डॉक्टर शोएब जैदी साहब, जो हमें बताएंगे, अपडेट करेंगे और हमारे और आपके साथ जो है वो बताएंगे कि क्या मामलात और हालात जो है वो इस टाइम जो है वो चल रहे हैं और मोटापे को कम करने के लिए, अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मोटापा एक बीमारी है और मोटापा जो है ये चर्बी अगर जिस्म पे चढ़ जाए तो इंसान की पूरी बॉडी जो है वो डी शेप हो जाती है, इंसान की पर्सनालिटी नहीं रहती। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, आप प्लीज बताइएगा। जी देखें, एक तो मोटापा जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है ना अलार्मिंगली बहुत खतरनाक हद तक तेजी से बढ़ रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो सी है हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल की जो हमारी चेंजेस हैं, इजी एक्सेस टू जंक फूड है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा। मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल सुस्त है, उसके अंदर एक्टिविटी और एक्सरसाइज नाम की कोई भी चीज नहीं है, खा के सो जाते हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह ही है। और खाने पीने की जो अशियां हैं, खासतौर पे जो फास्ट फूड है, इसका बहुत इजी एक्सेस हो गया जी, तो उसकी वजह से बढ़ रहा है। और ये जाहिर है जो मोटापा है ये जिस्म के हर हिस्से को और हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है, उसके काम को मुतासर कर देता है। तो क्या करना चाहिए इसमें जो है वो आपकी डेली की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? अगर जिस्म बढ़ गया है, मोटापा कम नहीं हो रहा, पेट बाहर निकला हुआ है और लोग परेशान है, तो क्या करें? लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम ये समझें कि ये मोटापा होता किस वजह से है। सबसे बड़ी काज तो मैंने अभी आपको बताया कि लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। दूसरा हमारा एक्टिविटी का लेवल है, उसकी वजह से हमारा जो वजन है बढ़ जाता है। तीसरा बाज लोगों को फेमिलियल होता है, खानदानी होता है, उनके जेनेटिक्स में होता है कि उसकी वजह से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को खास किस्म की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ रहा होता है। और कुछ लोग जो से हैं वो इस तरह की मेडिकेशन यूज कर रहे होते हैं अननोनली, जो उनको खुद भी अंदाजा नहीं होता, जो उनका वजन बढ़ा रही होती है। तो हमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट, हर पेशेंट के लिहाज से इन्हीं चीजों को एड्रेस करना है। आप क्या क्या जो है वो इसमें टेस्ट होते हैं, क्या चेक किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये तमाम चीजें, चर्बी कितनी है, उसके बाद आप किस तरह से जो है वो एक एक्टिविस्ट बनाते हैं उनको कि आपने ये एक्टिविटी जो है वो सारा दिन करनी है तो आप अपने मोटापे को या इतना वजन कम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा भी एक महीने में इंसान कितने केजी जो है वो लूज कर सकता है? तकरीबन देखें, अगर बैलेंस वेट लॉस की बात करें तो 3 से लेके 5 किलो तक वजन जो है ना हम एडवाइस करते हैं कि वो एक मंथ में लॉस करें। ठीक है, 3 से 5 किलो। इसमें मुशक्कत कितनी है?
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसने अपनी डाइटिंग पैटर्न को ठीक करना है। ये भी एक मिथ है, लोगों का ख्याल होता है कि एक्सरसाइज से वेट लॉस बहुत ज्यादा जल्दी होता है। एक्चुअली इस तरह नहीं होता। सबसे ज्यादा जो वेट की रिडक्शन है वो डाइटिंग से होती है, खाना कंट्रोल करने से होती है, खाने का जो पोर्शन हम खा रहे हैं उसे कंट्रोल करने से होती है। और जो एक्सरसाइज होती है वो बेसिकली जो हम वेट लॉस करते हैं, हाँ जी, वो सपोर्ट है, उसको वहाँ पे मेंटेन करने में, उसको वेट लॉस को एक्सेलरेट करने में हमें हेल्प आउट करती है। एक्चुअली तो हमने जो है ना वेट लॉस करना है वो बाय डाइटिंग है। बाय डाइटिंग है, ठीक है। अच्छा, जो लोग डाइटिंग करते हैं उनको वीकनेस शुरू हो जाती है। मोटे लोग जो होते हैं जब ये डाइटिंग पर आते हैं, खाना एकदम से कम होता है तो चक्कर आ रहे हैं जी, गिर रहे हैं और इस तरह के मामला जो है सामने आ जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप कोई मेडिसिन जो है वो इनको देते हैं, कोई मल्टीविटामिन्स वगैरह जो है वो ये साथ साथ खाते हैं और वेट लूज करते हैं, या फिर इनको बस ऐसे ही वेट लूज करना पड़ेगा? नहीं, ज़ाहिर है ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है जिसके तहत वेट लॉस करते हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि जो वेट लॉस है हम 3 से 5 किलो वेट लॉस 1 महीने में कराते हैं उसका, ताकि बहुत ज्यादा सडन वेट लॉस करने से जो अभी आप कह रही हैं लोगों को ये कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं कि मतलब बहुत ज्यादा नकाहत होना शुरू हो जाती है। बाद लोग जो गूगल से या खुद ब खुद अपना वेट लॉस इस तरह ही करना शुरू कर देते हैं, उनको ये इशू आते हैं। जो प्रॉपर आफ्टर कंसल्टेशन करते हैं एक्चुअली इस तरह नहीं होता फिर उसके अंदर। एक तो ये है कि हम बैलेंस वेट लॉस कराते हैं विद बैलेंस उसकी डाइट के साथ, प्लस उसको डेफिनेटली सप्लीमेंट हम न्यूट्रिशन देते हैं साथ में, उसको ना मल्टीविटामिन देते हैं, इस तरह के जो हमें लगता है कि डेफिशिएंसी होगी साथ साथ जी उसको एडजस्ट करवाते हैं। अच्छा, आप एक्सरसाइज के टाइमिंग्स जो है वो क्या देते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो कितने टाइम जो है वो दिन में जो है वो करनी है और किस तरह करनी है, इसकी एक्सरसाइज की क्या प्लानिंग्स जो है वो होती हैं, उस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। एक तो देखे ना जनरल ये है कि एक्सरसाइज जो सी है ना बेस्ट होती है ऑप्शन के आप इसको अर्ली मॉर्निंग में करें, ठीक है, और खाने से पहले करें, ठीक है, और एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स करें, 30 मिनट के लिए करें। ये जो खाने के बाद वॉक पे चले जाते हैं लोग, ये क्या जो है वो इसका क्या प्रोसेस है? खाने से पहले वॉक करनी चाहिए कहते तो यही है, लेकिन लोग खाने के बाद वॉक करते हैं, तो उसका क्या है कि खाना हजम हो जाए? अच्छा नहीं, ये बिल्कुल एक मिथ है कि खाने के बाद वॉक करना शुरू करेंगे तो खाना हजम होगा, इस तरह नहीं होगा। एक तो वैसे मैं आपको बता रहा था हर पेशेंट के लिहाज से ना उसकी एक्सरसाइज का जो प्रोग्राम होता है उसको प्लान किया जाता है। उसकी बाकी जो कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, कोई और अगर उसको डिजीज है उसको देखते हुए डिसाइड किया जाता है। या बाद लोगों का वजन इतना ज्यादा है कि वो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते या उनको जोड़ों का प्रॉब्लम है, तो फिर उसके हिसाब से उनके लिए ना हर पेशेंट के लिए पेशेंट टू पेशेंट एक्सरसाइज का जो प्लान होता है वो वेरी करता है। वैसे प्रेफरेबल यही है कि हम एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करें और खाने से पहले एक्सरसाइज करें। ये मिथ है कि खाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो खाना हजम होने में मदद देगी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों को मैंने ऐसे ही देखा है, और मैं भी जब एक्सरसाइज का लोगों को जो है वो डाइट प्लान या कोई चीज इस तरह की देती हूँ तो वो कहते हैं जी हमने खाने के बाद कर ली थी। अब खाने के बाद तो आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, खाने से पहले करनी है, ताकि आपकी बॉडी को जो नीड है या जब आपको भूख लग रही है, आपका मैदा खाली है, उस वक्त जब आप खाएंगे तो आपकी बॉडी को लगेगा भी और सही तरीके से आप डिजोल्व उसको जो है वो कर पाएंगे। तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो रात को हमारे यहाँ लेट सोने का कॉन्सेप्ट है और रात को 2-2 बजे तक लोग जो है वो जंक फूड जो है वो आ रहा है, शॉर्मे आ रहे हैं, बर्गर आ रहा है, ये खा खा के जो है वो सो रहे हैं, तो जाहिर है ये चर्बी का बाइस बनती हैं चीजें, और ये मैदे को भी आपके डिस्टर्ब करती हैं या आपके अंदर जो है जो चर्बी बनाती है उससे आपका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। इस हवाले से जरा हमारे लोगों को गाइड कीजिएगा। हाँ जी, 100% देखे ना, एक तो मैंने पहले ही कहा कि लाइफस्टाइल ही हमारा जो है ना वो डिस्टर्ब है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें खास तौर पर जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं लेट नाइट लोग खाना खाते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ट्रेंड बन गया है। और कोरोना के दौर में इस कोविड-19 में तो ये ट्रेंड बन गया है, सही रात लोग जागते हैं और खाते रहते हैं। एग्जैक्टली देखे ना, वो ज्यादा खाते रहते हैं और फिर खा के उसी तरह लेट जाते हैं। और खाना भी इस तरह खाते हैं कि मतलब जिसके अंदर वो देखने में छोटा लग रहा होता है लेकिन उसकी कैलोरीज वैल्यू बहुत ज्यादा होती है उसकी वजह से, और वो सारी कैलोरीज वैल्यू इस तरह की डिस्प्रोपोर्शनेट होती है जिससे बहुत सारी और प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। जिस तरह आप कह रही हैं उनके लिपिड प्रोफाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनके जिगर पे चर्बी आना शुरू हो जाती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, शुगर के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, जोड़ों के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, सांस के मसाइल शुरू हो जाते हैं, मतलब बेशुमार मसाइल हैं जो सिर्फ एक मोटापे की वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है। जाहिर है, और लाहौरी तो खास तौर पे आपने देखा है कि काफी मोटे होते हैं, उनका तो जो है वो खाबे जो खाने होते हैं, पाए, निहारियां, पूरियां, वही जो है वो इतनी चर्बी जो है वो चढ़ा देती हैं। तो ये किस तरह अपने आप को जो है वो कम कर सकते हैं? उसमें ये फूड तो अवॉइड कर दी है, लेकिन आप अगर एक हमें पूरा जरा प्लान थोड़ा सा जो है वो 1 मिनट का जो है वो हमें बता दें तो जरा थोड़ी सी हमारे देखने और सुनने वाले नाजरीन के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा देखिए, लाइफस्टाइल के अंदर इम्पोर्टेंट जो खाने की बात कर रहे हैं ना, खाने के अंदर बाद लोग जो है ना वो फूड लवर होते हैं, उन्हें क्रेविंग होती है खाने की ना, तो उसके लिए जो डाइट पैटर्न हम बना के देते हैं या उसको एडवाइस करते हैं, एटलीस्ट दिन के अंदर 5 दफा उसे कहते हैं खाना खाना है। अच्छा। लेकिन जो खाने के कंटेंट्स होते हैं ना 5 दफा के, वो इस तरह के प्लान किए जाते हैं जिससे उनका सिर्फ पेट भरता है,
पेट भरने से फायदा ये होता है कि जो क्रेविंग हो रही होती है इंसान को खाने की थोड़ी थोड़ी देर के बाद, वो क्रेविंग नहीं होती उसको, क्योंकि जब इंसान को क्रेविंग होती है मतलब खाना उसका आप इस तरह का कम कर देंगे तो 2-2.5 घंटे के बाद उसको हाँ जी एकदम भूख लगना शुरू हो जाती है और सामने जो भी चीज नजर आती है वो उसे खा लेता है, इररिस्पेक्टिव ये देखते हुए कि इसके अंदर कैलोरीज कितनी है, ये उसके लिए फायदेमंद है या नुकसान है। तो हम जो उसका लाइफस्टाइल अपना डाइट का पैटर्न बनाते हैं वो एटलीस्ट दिन में 5 दफा उसको खाने का जो ना इंस्ट्रक्ट करते हैं कि 5 दफा खाना खाए, और वो खाने के कंटेंट इस तरह के रखते हैं कि उसका पेट भरा रहे, उसे क्रेविंग ना हो और उसका वेट लॉस हो। उसके लिए बेस्ट आइडियल होती है कि आप उसको डिसाइड करें कि जिस तरह 3 मील हम रूटीन में खाना खाते हैं सुबह दोपहर और शाम, तो उसके दरमियान इन बिटवीन जो स्नैक्स हैं या तो उसे कहीं वो सैलड लेना शुरू कर देना। सैलड के अंदर जो ग्रीन सैलड है उसको इंसानी जिस्म हजम नहीं कर सकता, तो उससे पेट भर जाता है, उससे कैलोरीज नहीं बढ़ती। इसी तरह उसको हम एडवाइस कर देते हैं कि एक टाइम ये ले ले और एक टाइम जो है ना स्ट्रॉन्ग चाय ले ले। स्ट्रॉन्ग चाय ले। उसे मैं अभी चाय की बात करने वाली थी क्योंकि मैंने अपना वेट लूज किया, मेरा वेट काफी जो है वो बढ़ गया था। अब लोग सुन के हैरान होंगे कि इनका भी वेट लूज बढ़ सकता है। मैंने बहुत अपना वेट जो है वो कम किया, और आप यकीन करें मैंने चाय से किया और ग्रीन टी से किया, और अपनी फूड को तो कम किया ही किया। एक टाइम पर एक चपाती और फिर सारा दिन जो है वो बनानाज या ये कोई इस तरह की चीज जो भी आप ये बनाना डाइटिंग भी तो होती है ना, उस हवाले से भी तो आप लोग जो है वो बताते हैं। तो ये अगर लोग इसको फॉलो कर लें तो मेरा ख्याल है ये प्रोसीजर जो है वो लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। बिल्कुल आपने जो है वो बेहतर तजवीज़ जो दी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बहुत अहम बातें जो है वो हमारे साथ जो है वो शेयर की। जिन लोगों पर भी मोटापा या चर्बी मौजूद है उन लोगों के लिए जो आज हमने टिप्स दी हैं कि आपने अपने मील को किस तरह से जो है वो रेगुलर रखना है और किस तरह एक्सरसाइज करनी है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक चलना है। अपने आप को खुद डॉक्टर नहीं बनाना है जब तक आप जो है वो पूरी प्रॉपर जो है वो इस चीज़ को पढ़ ना लें और आपको इस चीज़ की समझ ना हो कि आपने क्या करनी है। तो जनाब ये तो हो गए मोटापा यानी अपना वज़न कम करने के लिए और स्मार्ट होने वाले लोगों के लिए जो है वो हम टिप्स। अब हम ज़रा चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। जल्दी जल्दी आप जो है वो कागज़ पेंसिल जो है वो पकड़ लें और मैं आपको जल्दी जल्दी जो है वो रेसिपी के हवाले से बता दूं। ये भी आज की जनाब चाइनीज़ रेसिपी ही है और जो डाइटिंग कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत आला है। और ये है जी चाइनीज़ वेजिटेबल। तो ये चाइनीज़ वेजिटेबल जो है वो किस तरह से बनते हैं ये हम आपको जो है वो बताने जा रहे हैं। इसके अज्जा जो है वो नोट कर लीजिए। इसमें ब्रोकली है 1 कप, बंद गोभी 1 कप, प्याज स्क्वायर में कटी हुई जो है वो आप जितनी मर्जी ले लें, ये 1 या 2 जो है वो ले सकते हैं आप। गाजर 1 अदद, शिमला मिर्च 1 कप, अंडा 1 अदद, बोनलेस कटी चिकन 1 कप, चिकन पाउडर 1 से 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चाइनीज़ सॉल्ट 1 से 2 यानी कि हाफ जो है वो टीस्पून, और काले मिर्च जो है वो 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 अदद और तेल जो है 1 खाने का चम्मच आपने जो है वो लेना है। ये चाइनीज़ वेजिटेबल के जो है वो अज्जा हो गए। अब इसको बनाना कैसे, इसकी तरकीब कैसे है ये ज़रा सुन लीजिए कि पहले 1 कप बोनलेस कटी चिकन को 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और 1 खाने के चम्मच चिकन पाउडर, हस्बे जायका नमक और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च से 10 से 15 मिनट के लिए इसको जो है वो मैरिनेट कर लें। ये तमाम चीज़ें जो आपने इसमें मिक्स कर देनी है, यानी मसाले को जो है वो चिकन में मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख देना है। अब एक पैन में 1 खाने का चम्मच तेल डालकर 1 जवा लहसुन डाल दें और जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डालकर तेज़ आंच कर दें। फिर इसे जनाब आप जो है वो मिक्स करते जाएं और इसके बाद 1 कप ब्रोकली, 1 कप बंद गोभी, प्याज, 1 अदद गाजर, 1 कप शिमला मिर्च डालकर 2 मिनट के लिए मिक्स कर लें। अब ये जो आपने इसमें चाय का चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट डालना है या आप हस्बे जायका डाल लें, हाफ चम्मच जो है वो बेहतर रहेगा। चिकन पाउडर और पिसी काली मिर्च शामिल करें और आखिर में कॉर्नफ्लोर डालकर तेज़ आंच पे गाढ़ा कर लें और सर्व करें। ये हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट हो गई, चाइनीज़ वेजिटेबल की रेसिपी। और ये चाइनीज़ वेजिटेबल जो है वो आप इस तरह से जो है वो घर में जो है उसको बना सकते हैं। चाइनीज़ वेजिटेबल राइस भी बना सकते हैं, चाइनीज़ वेजिटेबल जो है वो आप सालन भी बना सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। हमने आपको चिकन जो है वो सालन की रेसिपी भी दी और इसी में अगर आप चावल मिक्स कर लें तो ये चिकन वेजिटेबल राइस भी बन सकते हैं। तो ये आज की रेसिपी थी। होप्स हो कि ख़वातीन को जो है वो पसंद आई होगी। घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी आज की जो है वो कैसी लगी। कोशिश हमारी यही होती है कि हम डेली प्रोग्राम में आपके लिए कुछ नया करें और आज हम नया करने में किस हद तक कामयाब हुए इसकी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो इतने 1.2 के मतलब कमेंट्स होते हैं कि पूरे पढ़ने भी मेरे लिए जो मुश्किल होते हैं, लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत